Hello, friends. Thank you on a stainless bazaar. We have been. Thank you, friends. Good morning. Sorry for some technical error has been happened from the uh, setup, and it's something waiting for you to listen the music. And the topic that given to me is to reduce the cost and inventory and how to turn around in this time. My friends, everybody knows many things, and मैं एक चीज जानता हूं, दर्द जब हद से बढ़ जाता है तो मरीज भी क्या कभी तबीब से कम होता है। आप सब लोग एक्सपीरियंस हो और सब लोग बहुत ही ज्ञानी और सब समझदार हो, फिर भी मुझे कहा गया एक बार आप अपने तरफ से कुछ कह दो। कुछ भाइयों को मालूम ही होगा सब कुछ, लेकिन किसी को थोड़ा न मालूम हो, उनको मालूम पड़े, उसके लिए मुझे बताने के लिए आग्रह किया गया है। वरना मेरे सब भाई मुझसे होशियार है, तो बस दुर्दशा बदकिस्मती की इतनी मेरे पे एहसान होता है कि मैं जिन्हें भी मिलता हूँ वो मुझसे समझदार तो होता ही है, फिर भी मुझे कहा जाता है फिर बताओ। फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कॉस्ट कमिंग कैसे करना, तो इस टाइम में जब डिमांड नहीं होती है तो रॉ मटेरियल थोड़ा सस्ता भी मिल सकता है आपको। तो आपको थोड़ा रॉ मटेरियल सस्ता लेने के लिए ढूंढना चाहिए कहाँ से मुझे रॉ मटेरियल और सस्ता मिलेगा। प्राइस राइज हाई हो गई है, वर्किंग कैपिटल की दिक्कत हो रही है। हाँ, वर्किंग कैप प्राइस बढ़ने से आपकी कैपेसिटी उतनी बाइंग की नहीं रही होगी और सामने सेल्स में ग्राहकी भी कम है, तो आप बैग छोटे बनाइए। पहले जो क्वांटिटी लेते थे आप, उससे क्वांटिटी आप 25% 30% कम भी ले सकते हो। जरूरी नहीं दिमाग में जो पहले क्वांटिटी लेते थे उतनी ही क्वांटिटी जरूरी लेना, क्योंकि रॉ मटेरियल में क्वांटिटी पे इतना बहुत बड़ा फर्क पड़ता नहीं। चौवन या अट्ठानी अपने बाजार में कोई मायने ज्यादा नहीं रखती है। तो आप कम से कम क्वांटिटी, कम छोटे बैच बनाना शुरू कर देंगे तो आपका काम और फाइनेंस और वो प्रेशर कम रहेगा। आपका प्रोडक्शन सेल करने की प्रेशर आप पे मेंटल कम रहेगी और फाइनेंशियल आपको टर्न अराउंड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा हो सकता है ना। दूसरी कॉस्ट अपनी होती है इंटरेस्ट कॉस्ट। तो इंटरेस्ट कॉस्ट बैंकों ने जो पहले के जमाने में 12, 10, 8 हो गया, वो आज 7% तक नीचे गया है। आप आपसा बैंकर के साथ नेगोशिएट करके वो कॉस्ट को नीचे ला सकते हो। दूसरी बात, रेंट, जगह के रेंट में ग्राहकी कम होने से रेंट में बदलाव आ सकता है। वो भी वहां से भी आप अपने जिस गाले किसी ने भाड़े लिए हो तो आप ले सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी एक कॉस्ट है। तो क्या आपको सबको पता ही होगा कि इलेक्ट्रिसिटी में एक पावर फैक्टर करके एक बिल आता है, जो अंदर बिल बराबर देखिए क्या आपका पावर फैक्टर 99 है जिससे आपका उसका बोनस मिले। अगर पावर फैक्टर कम होता है तो पावर फैक्टर की वजह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द कंपनी इज बीन चार्ज टू यू। सो यू कैन पुट अ कैपेसिटर। एक इलेक्ट्रिक अच्छे को बुलाइए और अपने ग्रिड में कैपेसिटर डलवाइए, तो आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम हो सकता है। बिन जरूरी का इंडिया का आदमी माहिर है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बचाना, अपने माँ से और दादी से सीखना चाहिए। तीसरी बात है लेबर। यदि काम कम है तो इतने लेबर की क्या जरूरत है। तो अनस्किल लेबर को आप कम से कम में कैसे उपयोग करें उसका प्रयोग करें। और जो लेबर आपके मल्टी स्किल हो, प्रेस भी चला लेवे, कटिंग बीडिंग भी कर लेवे, ऐसे अगर लेबर इस टाइम में कम लेबर लेकिन मल्टी स्किल लेबर होगी तो आपका वो कम लेबर में आपका काम हो जाएगा। अगर आपके पास काम कम है, लेबर ज्यादा है, तो आप किसी का जॉब वर्क के लिए अच्छे कंपनियों को पकड़िए कि मैं आपका एक्स्ट्रा, मेरे पास जगह है, मैं 30% 25% हमारे प्रोडक्शन का आपका जॉब वर्क कर दे दूंगा। तो दोज यूनिट हु हैज गॉट अ मोर वर्क, वो आपको जॉब वर्क पे माल दे सकते हैं। आई विल डिलीवर यू क्वालिटी गुड्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस इन द जॉब वर्क। आप रॉ मटेरियल टूलिंग आपका दो, मैं आपको कन्वर्ट करके काला माल, पॉलिश माल, जो भी आपकी एक्सपर्टी है, तो यूनिट को फुल यूटिलाइज करिए, तो इससे भी आपकी कॉस्ट को फायदा हो सकता है। अब पेमेंट की दिक्कत कब आती है, या तो आपकी फिक्स कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है या आपके पास कोई इन्वेंट्री बढ़ जाती है। तो आपके जो बिन जरूरी इन्वेंट्री है, उन बिन जरूरी इन्वेंट्री को आपको क्लियर कर देना चाहिए। और बिन जरूरी इन्वेंट्री मशीन हो सकता है, कुछ प्रोडक्ट है, तो उसको प्रॉफिट लॉस न देखते हुए उसको एक बार आपने माल बेच डालना चाहिए। वो जो माल आपका बहुत साल से यूज नहीं हुआ, वो माल की अभी आपको जरूरत नहीं है, उसको बेच के कैश कर लीजिए, ताकि वो आपका फिर से फाइनेंस साइकिल में आ जावे। ऐसी छोटी छोटी चीजों से
काम बहुत फर्क पड़ता है। छोटी छोटी चीजों से पूर्णता आती है, और पूर्णता आना कोई छोटी बात नहीं होती है। तो आप सब भाइयों को बहुत समय हो चुका है, जयराम जी की और आपको शुभेच्छा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कभी पर्सनल पे फोन करके आप बात कर सकते हैं। मेरा नंबर भी आप लोग नोट कर सकते हैं। एनी थिंग्स इन भाइयों के लिए हर टाइम दरवाजे खुले हैं। मेरा नंबर है 98200269, फोन नंबर है 9820026924, ये फोन नंबर है। इस पे आप एसएमएस करिएगा मुझे, मैं ना मिलूं, मेरा फोन ना लगे तो मैं आपको सामने से फोन करूंगा। एसएमएस जरूर भेजिएगा, आपका नाम एड्रेस, और मुझे आपसे ये बात करनी है। मॉर्निंग इवनिंग में आपको कहीं ना कहीं मैं टाइम फोन करके जरूर कर लूंगा। तब तक के लिए आप सबसे इजाजत। आज मेरी कॉलेज चालू है। थैंक यू भाई साहब, जयराम जी की। नमस्कार, माई सेल्फ राजेश जिरावला, राजलक्ष्मी ग्रुप जोधपुर से। और आज मैं थैंक यू देना चाहूँगा, धन्यवाद जितेंद्र जी अग्रवाल और पूरे स्टेनलेस बाजार टीम का, जिन्होंने ये मौका दिया मेरे अनुभव साझा करने के लिए आज इस वेबिनार के माध्यम से। तो आज का जो मेरे ग्रुप के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ। हम लोग 1992 से ये स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स बनाने का काम कर रहे हैं, और अभी हम लोग लगभग 2200 टन पर मंथ प्रोडक्शन कर रहे हैं। और ये हमारा फैमिली बिजनेस है, इसमें हम लोग 7 भाई और यंग टीम जुड़ी हुई है, हमारे नेक्स्ट जनरेशन भी। तो अब अपन आते हैं आज के टॉपिक पे। तो मुझे सब्जेक्ट दिया गया है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग के ऊपर कैसे काम किया जा सकता है और उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो आज हम जो मास्क प्रोडक्शन करके ही मास्क सेल कर सकते हैं, और उसके लिए जो अपना एक परमानेंट चैनल जो है 5 लोगों के थ्रू होता है कि भाई एक तो प्रोड्यूसर होता है, मैन्युफैक्चरर, दूसरे होलसेलर, फिर एजेंट और फिर अपना रिटेलर। तो वो परमानेंट वही तरीका चला आ रहा है अपने मार्केटिंग का। लेकिन ये कन्वेंशनल तरीके में अपन क्या चेंज ला सकते हैं, क्या अपने को दिक्कतें आ रही है, तो इसमें मैं पॉइंट फोकस करना चाहूंगा कि सबसे पहले अपने को दिक्कत आ रही है कि अपन अनऑर्गेनाइज मार्केट में काम कर रहे हैं। तो अनऑर्गेनाइज मार्केट, बिना डेटा काम करना बहुत मुश्किल होता है। और अभी अपन जो मार्केट भी कर रहे हैं, सारी रेफरेंशियल डिफेंड के ऊपर अपन मार्केट कर रहे हैं, और लो सेल्स नेटवर्क रहता है अपना मार्केटिंग में। अपने नेटवर्क भी इतना नहीं है कि अपन कोई भी चीज पूरे भारत में घूम के अपन बेच रहे हैं, ना अपने सेल्स टीम जाती है, फोन आ गया, माल भेज दिया। लेकिन इन सबको कैसे अपन ऑन पेपर डेटा पे लेके आके काम कर सकते हैं। और तो उसके लिए हमने सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम समय पर माल अगर किसी को डिलीवरी करते हैं तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि अब ऑन टाइम डिलीवरी से भी सेल्स का ग्रोथ बढ़ता है, और ऑन टाइम डिलीवरी होना चाहिए। और उसके ऊपर अपना एक और तकलीफ आ रही है कि नो रिपोर्टिंग सिस्टम है। अपने पास अभी तक कोई रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं है। हमारे पास सेल्स रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं होने के कारण सेल्स मार्केट साइज, मार्केट एरिया का पता नहीं कर पाते हैं, फॉरकास्टिंग नहीं कर पाते हैं, मैपिंग नहीं कर पाते हैं। हमें इस प्रोडक्ट किस एरिया में कितना बिक रहा है, सभी के डेटा रख कर आगे की फोरकास्टिंग प्लानिंग कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केट के नेटवर्क का जो फॉर्मेट आज भी वही है, उसे इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, इसमें क्या चेंज करने हैं, इसके लिए अपने को इस पे आई ओपनर है अपना सबसे बड़ा कि अपना मार्केट साइज। अगर अपन अपने मार्केट साइज की बात करें तो अपने को ये देखना चाहिए कि जो इंडिया का मार्केट साइज है उसमें अपन कितना सेल्स कर रहे हैं, कितना टर्नओवर कर रहे हैं। तो अपने को लगेगा कि जो अपन कर रहे हैं वो कुछ 8% से भी नीचे आएगा। तो अपने को ये मार्केट साइज का है कि भाई माल नहीं बिक रहा है, मंदी है, वो भी कोई रीजन नहीं है। तो अपने को ढूंढना चाहिए कि मार्केट साइज कैसे अपना बढ़ाया जाए। तो आजकल 99% मार्केट खाली पड़ा है जो अपने को अपन कैटर कर सकते हैं।
प्रोडक्ट के हिसाब से कस्टमर का भी अपने को 80-20 रेशियो से हिसाब से देखना चाहिए कि भाई कौन से प्रोडक्ट अपन 100 प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें से अपने 20 प्रोडक्ट कौन से अपनी 80% सेल्स लेके आ रहे हैं, और अपने 100 कस्टमर में से कौन से 20% जो कस्टमर हैं वो अपनी 80% सेल्स को दे रहे हैं। तो अपने को उसी एरिया में फोकस करना चाहिए, उन्हीं प्रोडक्ट पे फोकस करना चाहिए, उसी क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। और उसके बाद अपन बात करते हैं कि अपनी सेल्स मैट्रिक्स में अपने पास आज अलग अलग वर्टिकल है। जैसे एक अपना डिस्ट्रीब्यूटर चैनल हो गया, होलसेल मार्केट हो गया, फिर अपना एजेंट बेस हो गया, फिर अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, मॉडर्न रिटेल हो गया, प्राइवेट लेबलिंग हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग हो गया। तो अपने का इन सब का अपने को रखना चाहिए कि भाई अपने पास इनके डेटा क्या है, कि कौन से मैट्रिक से अपने को कितनी सेल्स आ रही है, किस पे फोकस करना है, तो उस पे उसके हिसाब से अपन फोकस कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोडक्ट इंक्वायरी कैलकुलेटर। अपने पास खूब सारी इंक्वायरी आती है, मार्केट से खूब सारी इंक्वायरी जनरेट होती है, लेकिन अपने को कितनी इंक्वायरी जनरेट हुई और अपन ने उसमें से कितनी कैटर किया, अपन ने कितना उसमें से ऑर्डर लिए। तो कई बार ये रेशियो, कन्वर्ट रेशियो क्या है, इस पे भी अपने को काम करना चाहिए, जिससे हम अपने सिस्टम में लाएं कि भाई हमने जो मार्केट में आज 100% में से अपन ने कितना परसेंट, 1% इंक्वायरी को किया है, 2% किया है। तो हम चाहते हैं कि उसका भी कैलकुलेशन, उसके भी डेटा अपने पास रखने चाहिए, ताकि उस डेटा से अपने को ये आइडिया रहे कि भाई इस कंपनी ने पिछले साल कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए अपने पास 10,000 सेट की इंक्वायरी थी, तो हम उसको पहले से इस साल भी अपन उसको टारगेट कर सकते हैं। कस्टमर के पेन पॉइंट को भी अपने को जानना जरूरी है। अपन हर बार क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे कि हमारे ये प्रोडक्ट है, हमारी ये क्वालिटी है, ये हमारा यूनिक पॉइंट है, लेकिन इसके साथ साथ अपने को कस्टमर के पेन पॉइंट, क्योंकि कस्टमर अपना जो रिटेलर है वही एक डायरेक्ट कंज्यूमर से जुड़ा हुआ है, तो वही अपने को उसके पेन पॉइंट, प्रोडक्ट की कमी और क्या सुझाव अच्छे से बता सकता है, और उनको अपने को जस्ट इन टाइम में उसको रिजॉल्व करके अपने ब्रांड को और अपने कस्टमर को और मजबूत बना सकते हैं। और अपने को कोई भी मार्केटिंग मास प्रोडक्शन करना है तो अपने को रीजनल कंज्यूमर बिहेवियर को भी ध्यान में रखना चाहिए कि भाई कौन से रीजन में क्या प्रोडक्ट चलते हैं। जैसे हम जोधपुर में हैं तो आज हम यहाँ के हिसाब से माल बना रहे हैं, लेकिन हमको पूरे हिंदुस्तान के हिसाब से, इंटरनेशनल के हिसाब से भी प्रोडक्ट डेवलप करने चाहिए। आप जैसे पंजाब में है तो भाई गिलास बड़ी चलेगी, बाटी बड़ी चलेगी, कुकवेयर बड़े चलेंगे, तो साउथ में छोटे चलते हैं, या गुजरात में छोटे साइज के चलेंगे। तो अपने को कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने चाहिए, उसके हिसाब से अपने को आगे बढ़ना चाहिए। फिर अपन बात करते हैं D2C को, कि भाई इसको कैसे इफेक्टिव बनाए। ऑनलाइन मार्केट प्लेसमेंट, रेपुटेड चैनल पार्टनर जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उस पे भले सेल अपने को कम मिले, लेकिन अपनी ब्रांड प्रेजेंस होनी चाहिए, ब्रांड अवेयरनेस होना चाहिए। और अपन सोशल मीडिया के कैंपेन के माध्यम से भी, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर के माध्यम से भी अपने को ब्रांड डेवलप और स्ट्रांगली कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया क्या हो गया अपनी, और ब्रांड और प्रोडक्ट क्वालिटी अवेयरनेस, ये भी अपने को एरिया वाइज कैसे इसको डेवलप किया जाए। तो ब्रांड और प्रोडक्ट क्वालिटी अवेयरनेस अपन एरिया वाइज कॉन्फ्रेंस करके कि भाई आज हमारे ये प्रोडक्ट है, आज हमने इंदौर में कॉन्फ्रेंस की है, कि आप हमने पंजाब में की, हरियाणा में की। हर कस्टमर का पॉसिबल नहीं है कि वो इस एरिया में आए, तो अपने को हर एरिया वाइज साल में 1 या 2 कॉन्फ्रेंस हर एरिया में करनी चाहिए। फिर सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपने नए डेवलपमेंट के कैंपेनिंग चलाने चाहिए, जिससे कि ब्रांड अवेयरनेस रहे लोगों में, कस्टमर में। और सेल्स टीम की विजिट भी रेगुलरली रहनी चाहिए। और मास्क सेल में सबसे बड़ा पॉइंट आता है लॉजिस्टिक का। तो अपने को लॉजिस्टिक पार्टनर भी कैसे अपना कॉस्ट इफेक्टिव हो, कैसे कम खर्चे में अपन पॉइंट टू पॉइंट माल पहुंचा सके, इसके बारे में लॉजिस्टिक पार्टनर भी अपने को अच्छा ढूंढना चाहिए। और फिर आता है कस्टमर फीडबैक और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो समय समय पे अपने को कस्टमर से फीडबैक और कस्टमर सेटिस्फेक्शन फॉर्म भी भराने चाहिए। और इन सबसे ज्यादा जरूरी अपने को पिछले जो भी अपन काम कर रहे हैं 2 साल, 4 साल, 10 साल से, तो उनके सारे डेटा, सेल्स के डेटा है, प्रोडक्शन के है, अपने को कौन से मैट्रिक्स से अपने को सेल्स आ रही है, इंक्वायरी आ रही है, वो डेटा के ब्याह पे अपने को
CRM रख के वापस इसका फॉलोअप भी लेने चाहिए। और कोई भी अपने पास इंक्वायरी आती है तो इंक्वायरी का भी रिप्लाई जस्ट इन टाइम होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि अपन इंडिया के अंदर होते हैं तो भाई कहते हैं कि आज वहाँ उस शादी में, कल बताता हूँ, परसों बताता हूँ, उसमें वो कई ग्राहक कस्टमर डाइवर्ट हो जाते हैं। तो इंक्वायरी की जो रिप्लाई भी है वो प्रायोरिटी पे देनी चाहिए और नए मार्केट और नए प्रोडक्ट, नए एरिया पे काम करना चाहिए, जिससे कि अपन सेल्स को मास सेल्स में कैसे बदल सकते हैं। तो मेरे में और किसी को कोई इसके बारे में सवाल करना हो तो जरूर बताएं। हाँ जितेंद्र जी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सी प्रेजेंटेशन मेरी लिखी इंग्लिश में होगी लेकिन मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा ताकि ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। और बात जो कहने की है वो तो लैंग्वेज से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, बात तो सेम ही आ जाएगी सामने। तो एक बार आपको ना एक बड़े नंबर्स दिखाना चाहता था मैं कि इंडियन मार्केट की अगर हम बात करते हैं हो क्या रहा है इसके अंदर, ये सारी चीज का ये मोटे मोटे नंबर है। इसमें ये मत देखिए कि डॉलर में है, बिलियंस में, सिर्फ देखने की बात यह है कि 2019 में क्या और 25 में क्या हो रहा है, कितना ज्यादा डिमांड इंडिया रिटेल के अंदर बढ़ रही है। आप सोचिए इस बात को, ये जो हम 2019 में 977 का नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे दिखा रहे हैं, ये नंबर अगर हम जाके वापस देखेंगे 2005 में तो ये नंबर तकरीबन 300 पे था। तो 300 से एकदम 1000 पे आ गया और 1000 से अब 1800 पे जाने वाला है बिलियन डॉलर में ओवरऑल मार्केट जो है। फिर भी अगर उसके अंदर देखें भी ऑर्गेनाइज रिटेल का जो हिस्सा है आज 5% होता था 2010 के अंदर, अभी 17% पे 19-20 में आ गया और अभी 25 में 31% पे जाने वाला। और इसी तरीके से बढ़ते हुए अगर हम ऑनलाइन का हिस्सा देखेंगे तो फिर देखिए वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो इसको दिखाने का सिर्फ ये है कि जो बात अभी मैं सुन रहा था कि भी हमारा सेक्टर है, जब जितेंद्र जी ने भी मुझे इन्वाइट किया, कि काफी ट्रेडिशनल तरीके से चलता है, कुछ कंपनीज में मॉडर्न तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की है, लेकिन आज भी जो है 90% से ज्यादा अनऑर्गेनाइज और फ्रेगमेंटेड तरीके से चल रहा है। लेकिन जो ये ट्रेंड सारे देख रहे हैं कि किस तरीके से शिफ्ट होता जा रहा है ऑर्गेनाइज रिटेल की तरफ और ई कॉमर्स की तरफ, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप लोग। तो इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि हो सकता है फैशन के ब्रांड्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांड थे, राइट, वो सब पहले ऑर्गेनाइज में चले गए, ई कॉमर्स में चले गए, लेकिन बहुत जल्दी से ये सारा असर हमारे ऊपर भी, हमारे सेक्टर पे, हर प्रोडक्ट कैटेगरी में आने वाला है, कोई नीचे नीचे घुसते चले जाएंगे, ये आता ही जाएगा सारा वहां के ऊपर। और ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ा मैजिक है, कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। ये सिर्फ हम लोगों को अपना एक माइंड मेकअप करना है कि हमें इस पे ध्यान देना है, अपनी स्ट्रेटजी उस हिसाब से बनानी है, इसकी ओर जाना है तो बिल्कुल होगा। ये स्लाइड चेंज क्यों नहीं हो रही इस पे? सर एक बार स्लाइड पे क्लिक कीजिए फिर चेंज होगा। राइट, हाँ ठीक है। तो ये मैं ये दिखाना चाहता था भी, ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर की जो बात अभी पीछे हो रही थी उसके ऊपर देखिए भी, ये सारे जितने ब्रांड आपको यहाँ डाल के दिखाया ना डायरेक्ट टू कंज्यूमर के, इनमें से कोई भी एक भी ब्रांड, ये अलग अलग कैटेगरी में है, कोई भी एक भी ब्रांड 5 साल पहले नहीं था। ये सब पिछले 5 साल की कहानी है। इतने ब्रांड इतनी कैटेगरीज के अंदर लॉन्च हो गए, लोगों ने कर लिए। ये हुआ कैसे? पहली बात तो ये कि भी अगर ये हो रहा है तो भाई ये क्यों हो रहा है, और अगर हो रहा है तो लोग कर कैसे रहे हैं और हम इसके अंदर आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तो उसके ऊपर ये बात लेके चलते हैं। नाम कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट भीड़ देखिए कि भाई हजारों ब्रांड, दर्जनों ब्रांड, ये तो कुछ हमने दिखाए, राइट। जयपुर से वुमेन्स वेयर के अंदर एथनिक वेयर में सलवार कमीज के इस समय 250 ब्रांड जो है वो बिक रहे हैं ऑनलाइन, सिर्फ इसके ऊपर, अपने अमेजॉन फैशन के ऊपर। फ्लिपकार्ट पे अलग, मिंत्रा पे अलग, नायका पे अलग, वो और मिलेंगे। तो ये मेरा तो ऐसा मानना है कि ये ना लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। जो एम्बिशियस लोग हैं, जो एग्रेसिव लोग हैं, जिन लोगों को पढ़ना है आगे, उनके लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है ये। क्योंकि सैकड़ों सालों से यही चल रहा था कि ब्रांड किसी एक का है, पीछे सारा फ्रेगमेंटेड अनब्रांडेड काम चलता है, लो मार्जिन पे काम होता है, इंटरेस्ट बचा लें, पावर बचा लें, उसके ऊपर ही हर समय लड़ाई हो रही है। कंज्यूमर से या जो चैनल में 4-5 लोग डिस्ट्रीब्यूशन में बैठे हैं उसके अंदर मार्जिन तो उतना ही रहने वाला। लेकिन अब ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, कैसे डायरेक्ट टू कंज्यूमर जाके
अच्छी प्रोडक्ट दे के अच्छा मार्जिन कमा के अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो ब्रांड बनाने के लिए चाहिए क्या? वो डायरेक्ट टू कंज्यूमर बनानी है, वैसे बनानी है? सबसे पहली चीज तो ये भी आपकी जो भी प्रोडक्ट है वो स्टैंड आउट होनी चाहिए और कस्टमर से किसी तरीके कनेक्ट कर सके। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट अलग से दिख नहीं चाहिए, इसमें क्या अलग बात है, राइट? और दूसरे उसमें एक स्टोरी चाहिए, राइट? या वो पैराशूट नारियल ऑयल है, भाई नारियल ऑयल ही तो है। तो पहली बात तो उन्होंने कहा कि भाई ये नारियल ऑयल है, हमारा प्योर है, भाई वो तो सभी कहेंगे प्योर है। फिर उन्होंने कहा नहीं, हमारा नारियल ऑयल जो है ना ये जमता नहीं है, राइट? फिर उन्होंने कुछ पैकेजिंग के ऊपर कुछ किया, उन्होंने डिफरेंशिएट किया प्रोडक्ट को, नारियल के तेल को ब्रांड बना दिया, राइट? फिर उसके बाद वो स्टोरी बनाई, चाहे उन्होंने दीपिका पादुकोणे को लिया है या किसी और सेलिब्रिटी को लिया, कहानी बनाई कि रोज चंपी करनी चाहिए, इससे बाल ऐसे ऐसे होते हैं। केश किंग वाले ने 1800 करोड़ में ऑयल का ब्रांड बना के चंडीगढ़ में बैठ के इमामी को बेच दिया। वो जूही चावला को लेके भी हमारी प्रोडक्ट है, लंबे घने बाल, और जूही चावला के बाल ठीक है तो आपके, तो स्टोरी बना के उन्होंने वो किया। प्रोडक्ट में दम रहा होगा, बिकेगी तो तभी, लेकिन कंपेलिंग स्टोरी उसके साथ होनी हो, स्टोरी बताना भी उतना ही जरूरी है जितना वो है। ये अब उसको आगे करना है, ब्रांड बना लिया, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट स्टोरी होगी, करें आगे क्या करें, स्केल कैसे होगा? स्केल करने के लिए अब तो स्टोरी दुनिया को बतानी पड़ेगी और प्रोडक्ट को हर जगह पहुंचाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा वो सारी की सारी चीज। तो मैं बीच में एग्जांपल देता रहूंगा, जैसे केश किंग का ही, भाई 1800 करोड़ में इमामी ने अगर खरीदा तो क्यों खरीदा? तो उन्होंने कहा प्रोडक्ट भी बन गया, स्टोरी भी बन गई है, लेकिन ये चंडीगढ़ में बैठ के जब बेच रहे हैं लोग, तो ये सिर्फ 500 करोड़ का माल बेचते हैं, क्योंकि ये कुल मिला के उस समय मेरे ख्याल से 1-1.5 लाख दुकानों में माल बिकता था। तो इमामी वालों ने कहा हम तो इसको 10 लाख दुकान में डाल देंगे। वो डिलीवरी के बेस के ऊपर ही, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने के ऊपर ही कि पूरे इंडिया में कितने और दुकानों में जा सकता है, उन्होंने कहा हम तो उससे ही 2-3 गुना बिजनेस कर लेंगे। ब्रांड और प्रोडक्ट और स्टोरी तो ऑलरेडी बनी हुई थी, लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा के उसको उन्होंने आगे ले गए। पहले हिंड्रेंस क्या थी इसके अंदर कि भाई आपको स्टोरी बनानी है तो लिमिटेड मीडिया, कि भाई अखबार में लेनी है ऐड या टीवी पे ऐड लेनी है, लाखों करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो भाई शुरुआत में कहां से कोई कर पाएगा, और फिर उसके बाद भी गारंटी कहाँ है कि ऐड दिया है तो सेल आने वाली है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फ्रेगमेंटेड, की किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जाना है, कहीं पे भी माल डालना है, पैसा डालना पड़ेगा, उधारी डालनी पड़ेगी, और उसके बाद ये भी नहीं है कि हर जगह एंट्री मिलने वाली है, राइट? तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी कंट्रोल, मीडिया भी कंट्रोल, बड़े ब्रांड्स के पास है, बड़े प्लेयर्स के पास है, तो छोटा आदमी, नया आदमी उसमें घुस ही नहीं पाएगा। लेकिन अभी वो सारा डिजिटल डेमोक्रेटाइजेशन होने में, इसको अगर कहें तो ये सारी चीज बदल गई, राइट? मीडिया भी डिजिटल हो गया, आप 100 रुपया भी खर्च करना चाहते हैं गूगल एड्स के ऊपर तो उसको करके कर सकते हैं। दिन का 500 रुपया खर्च करके फेसबुक में ऐड करना चाहते हैं, कर सकते हैं। आपको सीधा ही एक बड़ा लाखों करोड़ों का बजट लेके निकलना पड़े, जरूरी नहीं है। सेम, और वो मीडिया यूज भी ऐसे करेंगे, जिस आदमी के पास मैसेज जाना चाहिए उसी को जाएगा, यानी कि अखबार में ऐड दे दिया और उम्मीद कर रहे हैं कि जिससे इसको देखना था सब लोग देख लेंगे उसको, और शायद कोई भी नहीं देखे और अगले दिन नया अखबार आ जाए। टीवी ऐड है, ऐड आपका जिस समय आया, बढ़िया शो, आपने महंगा पैसा देके उसमें ऐड लिया, लेकिन जैसे ही ऐड आया लोग उठ के इधर उधर, कोई खाना लेने उठ गया, कोई बाथरूम चला गया, आपका लाखों रुपया पानी में। तो फिर ये डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल है, चाहे वो अपने फ्लिपकार्ट वाले हैं, अमेजोन वाले हैं, उड़ान वाले हैं, राइट, वो तो एक चीज हो गई। लेकिन जब ये लोग शुरू में आए थे, इन लोगों ने सारा काम अपने वेयर हाउस, अपनी डिलीवरी सब कुछ किया। आज की डेट में किसको डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो हर तरह की एजेंसी अवेलेबल है, जिससे पूरी अपनी उसको आउटसोर्स करके अपना माल कहीं भी पहुंचा सकते हैं आपके, इनके थ्रू भी जाने की जरूरत नहीं है। डिजिटल पेमेंट तो इंडिया आज की डेट में सारी दुनिया में सबसे आ गया यूपीआई आने के बाद, कि यूपीआई के ऊपर तो अमेरिका तक के अंदर डिबेट हो रही है कि क्या उनको इस पूरे मेथड को कॉपी करना चाहिए, राइट, अपने वहां चलाने के लिए। चाइना ऑलरेडी किसी ना किसी रूप के अंदर इसको कर रहा है। तो डिजिटल पेमेंट का जो हमारे यहाँ जो रेवोल्यूशन आई है, वो सारी चीज को अल्टीमेटली, वही पैसा जाना भी है, पैसा आना भी है, उस सारी चीज को जो है पकड़ में लेने के लिए अपने आप में बहुत बड़ी एनेबलमेंट हुई है। अब आते हैं कंज्यूमर ट्रेंड के ऊपर। मैं आप लोगों को कुछ कुछ पॉइंट्स ही टच करूंगा, टोटल 10-15 मिनट का ही समय था, तो आपको सोचने के लिए ही मैं तो इसमें जो कहूंगा ना, फूड फॉर थॉट वाली बात, कि सोचें आप इसके ऊपर खुद आगे, लेकिन टच करता जाऊंगा कुछ पॉइंट। मार्केट में क्या हो रहा है, एक तो मार्केट में फाइनल सेगमेंटेशन में अगली स्लाइड पे आपको बताता हूँ क्या है, क्या हो रही है। दूसरा, कन्वीनियंस हर चीज के ऊपर आती जा रही है। कन्वीनियंस है तो उसके लिए कन्वीनियंस टाइम की चाहिए, कन्वीनियंस मुझे डिलीवरी की चाहिए, कन्वीनियंस पेमेंट की चाहिए, हर चीज में कंज्यूमर जो है वो कन्वीनियंस देख रहा। फिर ये आखिरी चीज है सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंट के ऊपर। ये आज से 2 साल पहले भी बात करते तो ऐसा लगता था कि ये वेस्टर्न दुनिया में ज्यादा पढ़े लिखे मेट्रो में रहने वाले लोगों की बात है, लेकिन नहीं, ये अब धीरे धीरे, जैसे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो आप देख रहे हैं जो चीज आ रही है, ऊपर से जो कोविड का हुआ और जो पोल्यूशन का हो रहा है, ये बहुत नीचे तक जो है ना
बात समझ में आने लगी है लोगों को कि एनवायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे आके एक डिफरेंशिएशन अपने आप में बहुत बन जाएगा हर ब्रांड के लिए, किसी भी चीज का जो ब्रांड होगा। तो माइक्रो सेगमेंटेशन मार्केट की फाइनल बात करते हैं। एक टाइम था इंडिया में तीन था, रिच आदमी है, मिडिल क्लास है, पुअर है, तीन ही होते थे। अभी मैं ये तो कुछ आपको 7-8 सेगमेंट डाल दिए मैंने। अब अगर इसको थोड़ा भी और ध्यान से सोचना शुरू हो गए, हर लेवल के ऊपर मास मार्केट के अंदर भी डिफरेंशिएशन। अभी अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, रिच लोग हैं, मिडिल क्लास में 3 लेयर्स की बात कर सकते हैं। मास लेवल के ऊपर फिर एक अलग बात है, रूरल अलग, रूरल वेस्टर्न इंडिया का रूरल अलग, वेस्ट सदर्न इंडिया का रूरल अलग। तो इतनी सेगमेंटेशन हो गई है मार्केट में कि जो भी कोई ब्रांड का कोई काम करना चाहता है उसको अपना टारगेट कस्टमर बहुत ध्यान से चुनना पड़ेगा। और दूसरी बात है, क्योंकि उसके अंदर वो अपॉर्चुनिटी है कि ये सेगमेंटेशन हो गई है, तो एक तरह से काम बढ़ता है शुरू में प्लानिंग करने के टाइम पे, सोचने के टाइम पे, लेकिन करने के टाइम पे आपका काम क्लियर है कि आपको इसी कस्टमर के लिए इस तरह की प्रोडक्ट या सर्विस बना के उसको इस चैनल के थ्रू पहुंचाना है, ना कि सारी पूरा डाल दिया एक बार मार्केट में थ्रू चैनल, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, एजेंट के थ्रू, देखेंगे कहीं भी किसी तरह माल चला जाएगा। वो ऑब्वियसली वो सारी कहानी आज तक वैसे ही चली है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है और अब मौका भी है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आइडियाज की जैसे बात करते हैं, कोई भी अल्टीमेटली तो स्टेनलेस स्टील का बर्तन ही है, इस पे क्या बात की जाएगी। मैं कुछ चीजें इसके अंदर लिखी और आपके पास इसके अलावा हजारों आइडियाज होंगे। एक समय था कि इन सारे भाई बात करें अपना सीपी प्लस, अपना सीसीटीवी कैमरा है, राइट, दुनिया भर के सीसीटीवी कैमरा करोड़ों लगे हुए थे, कोई ब्रांड नहीं था, उसने उसको ब्रांड बना दिया, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि अपने जैगुआर जो बाथरूम फिटिंग्स वाले लोग हैं, आप सोचिए इस बात को, बाथरूम फिटिंग्स का इतना बड़ा ब्रांड बना दिया, हजारों करोड़ का, वो भी प्रीमियम पे माल बेच के। कि बात है भी ये चीज हमारे में अच्छी है, अलग है, ओके। अब क्या देखना चाहेगा कंज्यूमर प्रोडक्ट के ऊपर, भाई हेल्थियर स्टील की बात करता हूँ जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है, या क्विक क्लीनिंग का लिखा है, राइट। हर तरह भी गारमेंट्स के अंदर ब्रांड कहता है कि मेरा ये अभी मैंने इसमें फिनिश दे दिया, ये स्टेन फ्री है, अभी इस पे स्टेन नहीं लगेगा। अब एड दिखाते हैं कि इसके ऊपर वाइन गिर गई या इस पे कुछ गिर गया, देखो इस पे निशान नहीं चिपकता। मेरा सवाल है, भी जो आदमी इतनी महंगी शर्ट लेगा, भाई उसको स्टेन हो भी जाएगा तो बदल लेगा, नहीं तो क्या फर्क पड़ने वाला है। सस्ती चीज जहां पे कोई, लेकिन वो एक बात है कि ये हमारी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, उसको कर रहे हैं, डायरेक्टली रिलेट हो रही नहीं हो रही, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन जो मैंने आपको दर्जनों ब्रांड दिखाए जो डायरेक्ट कंज्यूमर पे हो रहे हैं, हर ब्रांड अपनी एक कोई ना कोई स्पेसिफिक कहानी लेके आ रहा है। मैं लिखा फॉर इंटरनेशनल कुजीन, भाई खाना खाने के लिए वही प्लेट, वही चम्मच, वही नाइफ, वही फोक, वही सारी चीज हो रही है, राइट। वो तो भाई पंखा भी सारा वैसे ही चल रहा है, लाइट भी वैसी चलती है, राइट, गाड़ियां भी वैसी, सब एक ही काम करती हैं, लेकिन उसमें कहाँ डिफरेंशिएशन बताई जाती है। हम बताएंगे तो डिफरेंशिएशन बनेगी, ब्रांड बनेगा, उसी के ऊपर बनेगा। बच्चों की रेंज की बात करें, एक होम टाउन करके अपनी फर्नीचर की कंपनी है, किशोर बयानी जी के, उनके बोर्ड पे बैठता हूँ मैं, तो पूरी रेंज बच्चों के लिए अब अलग से लॉन्च की है। लॉन्च करने की 6 महीने के अंदर मतलब सप्लाई नहीं कर पा रहे। अरे बच्चों के बेड तो पहले भी बिकते रहे होंगे, सब होता रहेगा, लेकिन उसको कैसे ब्रांडिंग करके, क्या उसकी स्टोरी कर, बच्चों के मैट्रेस की हजारों बेच दिए, बच्चों के मैट्रेस की, बच्चों के बेड का अलग मैट्रेस है, उसका पेरेंट्स के मैट्रेस जैसा उसके अंदर मटेरियल नहीं होना चाहिए, वो बिकने लगा हजारों में। लोग कहते हैं मैट्रेस चाहिए तो बच्चे का यही चाहिए हमारे को, राइट। बैचलर्स दुनिया भर के हम सब अपने परिवारों में अपने आसपास देख रहे हैं कि आज कितना लोग लेट करते जा रहे हैं, उनको शादी लेट करनी है, उनको अलग रहना है, उनको किसी के साथ रहना है, दोस्तों के साथ रहना है, कहीं ना कहीं तो सब कुछ हो रहा है। जोमेटो जैसे लाखों डिलीवरी कर रहे हैं हर रोज, अब डिलीवरी हमारे घर भी खाने की आती है, आपके यहाँ भी। वो खाना जब डिलीवरी वाला आता है, कोई सोच लगाएगा इसके ऊपर, तो सोच लगेगी ना कि डिलीवरी वाला आया हुआ खाना सर्व करने के लिए किस तरीके से कोई चीज हो सकती है। अब चाहिए किसी को नहीं है, कंज्यूमर थोड़ी ना सड़क पे मांगने आएगा कि मुझे ये चाहिए, तो हमें ब्रांड बनाना है, तो हम सोचेंगे कि कहाँ जरूरत उसके लिए पैदा की जाए और उसको बात की जाए। हर एक चीज के ऊपर ऐसे दर्जनों चीजों के ऊपर ब्रांड बनते हैं। मैं खुद एक कंपनी में, एक ब्रांड में इन्वेस्टेड हूँ, आप लोगों को पता, एम कैफीन करके, उन्होंने कॉफी के बेस के ऊपर बना दिया कि हेयर वॉश, फेस वॉश बना दिया। पिछले महीने की सेल 30 करोड़ रुपए की। आज से 4 साल पहले वो ब्रांड होता नहीं था, कि कॉफी के अंदर से उन्होंने बना दिया कि कॉफी से बाल धोने में, कॉफी स्किन पे लगाने से आपका बढ़िया, वो ब्रांड बन गया। 30 करोड़ की सेल पिछले 1 महीने की, आप बताइए किसको, कौन आया था मांगने के लिए कि कॉफी से कोई चीज बनाई है हमारे लिए, लेकिन बनाया और वो बिका। तो ये एक्शनेबल प्लान के ऊपर लास्ट स्लाइड है मेरी, इसको बात करता हूँ। ये सारी चीज समझने की जो है, राजेश्री भाई ने इसके ऊपर पहले बात की, ये सारी चीज जो है भाई आपको समझना पड़ेगा, अपने हिसाब से रिसर्च करनी पड़ेगी कि चीज क्या ऐसी चीज है जो हो नहीं रही है, लोग ऑफर नहीं कर रहे हैं, या किसी को चाहिए, हो सकती है लेटेंट है, हिडन है उसकी नीड, जो दिखाई नहीं देती है, उसको भी नहीं पता, लेकिन हम कुछ कर सकते हैं।
फिर उस हिसाब से प्रोडक्ट आइडियाज उसको डेवलप करने पड़ेंगे, उसके ऊपर एक कंपेलिंग रिलेटेबल स्टोरी जिसको समझ सके। भाई चंपी अगर पैराशूट ऑयल के लिए उन्होंने कहा भाई नाइट्रो चंपी, और रिलेटेबल स्टोरी है, वही तेल लगा के लोग रात को लगाते हैं या दिन में चंपी करते हैं, तो उससे रिलेट किया उन्होंने, उसको उन्होंने ओनरशिप उसकी ले ली कि अब बस पैराशूट ऑयल ही इसमें लगेगा। रीजनेबल बिजनेस प्लान बनाना बहुत जरूरी है कि भाई हम क्या चाह रहे हैं अगले 3 से 5 साल के अंदर, किस मार्केट के पीछे जा रहे हैं, किस कस्टमर के पीछे जा रहे हैं। अगर हम ये सब कर रहे हैं, बनाना क्या चाह रहे हैं, कि भाई सब कर आगे भी अगर ये छोटा सा ही बिजनेस बनने वाला तो फिर उस पर क्यों दिमाग लगाया जाए। बिजनेस प्लान बनेगा और बात सामने तब क्लियर आएगी। उसका फिर फाइनेंशियल क्लोजर बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ भी करने चले हैं तो इसके लिए पैसा जो है अगले जो भी है, क्योंकि हर रोज उससे चलेंगे ब्रांड नहीं बन पाता। बहुत सारी चीजों के ऊपर आपको पहले फ्रंट लोडिंग करनी पड़ती है इन्वेस्टमेंट की, पैसा पहले खर्च होगा फिर उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर वो प्लान से हो रहा है तो फिर आदमी का मन घबराता नहीं है। लेकिन अगर प्लान नहीं होगा तो लगेगा क्या करते जा रहे हैं, पैसा डालते जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। तो प्लान से चलेंगे तो फिर वो बात होगी। लास्ट जो बात है ना, ये अपने आप में एक जो हमेशा कमी रहती है कि जब आदमी एक लेवल के बिजनेस से आगे की ओर बढ़ने लगता है, दो चीजें की आदत होती है, हर चीज खुद कर लेने की, खुद समझ लेंगे, खुद कर लेंगे। लेकिन ये अपने आप में दो चीजें, पहली चीज ये कि हमारे को ये खुद करने की हर चीज कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि और एक्सपर्ट अवेलेबल है। दूसरी वही जो एनेबलिंग बात इसकी है कि एक्चुअली इंडिया जैसे देश में लोग अवेलेबल हैं। मैं दो तरफ के देशों की बात करता हूँ, मैं बांग्लादेश चले जाओ, वहां पे वो सर्विस चाहिए भी तो एजेंसी मिलेगी नहीं, राइट। अमेरिका चले जाओ, सर्विस एजेंसीज मिलेंगी, इकोनॉमी उस साइज की है कि आपको छोटे स्केल के ऊपर उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इंडिया उस हिसाब से जिसे कहते हैं ना स्वीट स्पॉट पे हम बैठे हैं। मार्केट है, अपॉर्चुनिटी है, सर्विस प्रोवाइडर है, हर आदमी हंगरी है, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी हंगरी है, वो भी प्रोवाइड करना चाहता, राइट। तो उसके कारण ये जो पॉसिबल चीजें की जा सकती है, जो यहाँ पॉसिबिलिटी है, उसे ये कारण जो आपने वो स्लाइड देखी कि दर्जनों जो सैकड़ों ब्रांड लॉन्च हो रहे हैं, इस कारण हो पा रहे हैं। तो मैं आपके सेक्टर से स्पेसिफिक कोई बात नहीं की मैंने इसके ऊपर, लेकिन ये सोचने के लिए आपको मैं चाहूंगा कि मजबूर अगर कर सकूं कि भाई इस तरीके से सोचिए, और कहां से निकल के आएंगे ब्रांड आप खुद हैरान हो जाएंगे। ये सोचने की उस डायरेक्शन की बात है, क्योंकि बिजनेस एज इट इज चलने का वो सबसे पहली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया कि वो जो शिफ्ट होता जा रहा है ऑर्गेनाइज की तरफ, ब्रांडेड की तरफ और ई कॉमर्स की तरफ, वो अनस्टॉपेबल है, वो तो होना ही होना है। एक तो आदमी कहे कि अरे हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, हमारा क्या होगा। दूसरा ये है कि भाई ये तो एक नया मौका मिला है, आज तक जो करते थे अपना खुद का भी दूसरा अवतार लेके हम इसमें क्या कर सकते हैं, उस तरीके से देखें। तो इतना ही था जी, थैंक यू वेरी मच। हेलो, समर जी आप लीजिए आगे। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। Thank you to Jitendra ji for giving me this opportunity to talk about something that I really love. It has been 4 years to 5 years since I have joined my dad's business, and I am really
grateful to him that he has given me this opportunity. मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे मैं कुछ अलग और कुछ नया कर सकता था। तो मेरे को आज का टॉपिक दिया गया था कि हाउ टू बिल्ड अ ट्रेडिशनल ब्रांड इनटू अ डिजिटल डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड। तो जैसा कि अभी हितेंद्र जी ने पहले बताया कि आज के टाइम पे डिजिटली इंडिया कितना ग्रो हो गया है और कितना ये ज़रूरी हो गया है फॉर एनी ब्रांड, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, टू कैप्चर दिस अपकमिंग एंड बिग मार्केट। तो शुरुआत में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ब्रांडिंग होती क्या है और क्यों ब्रांडिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन चुका है। तो बेसिकली ब्रांडिंग एक प्रोसेस है थ्रू विच कंपनीज जो हैं शोकेस करती है अपने टारगेट ऑडियंस को कि उनके पास ऐसी क्या यूनिक बात है या क्या उनका ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जिसके थ्रू वो मार्केट में अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहती है। तो इससे कंपनी को हेल्प होता है कि वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर सके फ्रॉम एनी अदर ब्रांड। तो जैसे कि माय ब्रांड इज श्री एंड सैम, जिसमें हम किचन वेयर प्रोडक्ट्स करते हैं। तो कैसे श्री एंड सैम जो है डिफरेंट है फ्रॉम विनोद और मे बी फ्रॉम पीएनबी। दिस इज माय ब्रांडिंग टेक्निक्स दैट आई यूज, जिसके थ्रू मैं अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाता हूँ। अब डिजिटल ब्रांडिंग क्या होती है? तो डिजिटल ब्रांडिंग इज अबाउट एस्टैब्लिशिंग योर ब्रांड स्टोरी एंड प्रेजेंस इन द डिजिटल स्पेस, where digital space refers to being displayed on the screens of digital device। तो जितने भी डिजिटल डिवाइस हैं आजकल, मैक्सिमम टाइम आपने देखा होगा कि आप अपने फोन पे आपकी आईज हैं, फोन के बिना आधे लोग रह नहीं पाते। सो दीज डिजिटल डिवाइस हैव टेकन अ लॉट ऑफ आवर टाइम्स ऑफ आवर डेली लाइफ्स, एंड इस चीज को अस एज अ कंपनी हमें इसे एक्सप्लॉइट करना चाहिए और इसे अपने बेनिफिट के लिए यूज करना चाहिए, अपनी ब्रांडिंग एक्सरसाइजेस के लिए यूज करना चाहिए। तो जैसा कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिजिटल ब्रांडिंग जो है वो 3 हिस्सों में है। वन इज द क्रेडिबिलिटी, विजिबिलिटी एंड आइडेंटिटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपना डिजिटल ब्रांडिंग कर रहे हैं तो आपकी खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट है कि आप उसके ऊपर काम करें, क्रेडिबिलिटी में अपने वॉइस के ऊपर काम करें, अपना किसी को फेस बनाएं, अपने प्रोडक्ट शोकेस करें और धीरे धीरे करके उसकी विजिबिलिटी बढ़ाएं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, गूगल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, डिफरेंट सोशल मीडियाज के थ्रू। ये मैंने कुछ स्टैट्स इंडिया के जो हैं निकाले हैं, थोड़ा सा बिग नंबर्स अगर हम देखना चाहें तो इंडिया में 130 करोड़ के अराउंड पॉपुलेशन है हमारी, जिसमें से स्मार्टफोन्स जो हैं वो 93 करोड़ लोगों के पास हैं। और ये नंबर जो है 2030 तक एक्सपेक्टेड है कि ये 143 करोड़ पे चले जाएगा, जिसमें से 80 करोड़ के पास इंटरनेट यूसेज है। इंडिया में हाईएस्ट मोबाइल डेटा कंजम्पशन है, तो इस चीज को हमें यूज करना चाहिए। पीपल आर स्पेंडिंग टाइम ऑन इंटरनेट एवरी डे 3 to 4 hours ऑन एन एवरेज, एंड उसमें से सोशल मीडिया पे लोग 2 से 3 घंटे स्पेंड कर रहे हैं। मतलब इतना टाइम तो शायद मैं अपनी फैमिली को भी नहीं दे पाता जितना कि मैं सोशल मीडिया को देता हूँ। So why is digital branding need of the hour? I think it is getting more and more tough in traditional market to showcase our brands। तो मैं अगर आपको अपना ही शेयर करूं कि जब मैंने श्री एंड सैम जगदम्बा कटलरी कंपनी को ज्वाइन किया था तो हमारे ब्रांड को रिटेल में स्पेस मिलना, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर के शेल्फ्स में स्पेस मिलना बहुत डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जैसे कि पिजन, हॉकिंस, प्रेस्टीज, विनोद, endless, मतलब there are so many big brands that have already taken this shelf space, जिसकी वजह से हमारी जो रेंज थी वो लग ही नहीं पा रही थी। और अगर मैंने कोई रेंज निकाली भी तो उसमें सिर्फ 1 या 2 प्रोडक्ट शेल्फ पे आ पाए, कंप्लीट रेंज ही नहीं आ पाई। तो जो मेरी ब्रांड स्टोरी थी वो मैं शोकेस ही नहीं कर पाया। फिर कुछ टाइम में कोविड ने हमें हिट कर दिया। कोविड जैसे ही आया उसने जितनी भी मेजर मार्केट्स थी वहां पे फुटफॉल रिड्यूस कर दिया, क्योंकि पार्शियल लॉकडाउन्स, कंप्लीट लॉकडाउन्स लगने लग गए। शुरू में हमारा ब्रांड इतना रेनाउंड नहीं था, तो पेमेंट साइकिल वाज अ वेरी बिग इशू। हम जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करते हमारी पेमेंट 120 डेज 140 डेज तक अटकने लग गई।
अगर कोई प्रोडक्ट बिकता नहीं था तो हमें उस प्रोडक्ट को पुश करने के लिए डिस्काउंट्स, ह्यूज डिस्काउंट्स भी देने पड़ते थे। उसके बावजूद भी कभी कभार आरटीबीज आती थी। ऑफलाइन एडवर्टीजमेंट की अगर हम कभी भी सोचते थे तो हमारे पास इतनी टर्नओवर नहीं होती थी, क्योंकि न्यूज़पेपर एड्स, टीवी, रेडियो, मैगजीन, दीज आर ऑल वेरी एक्सपेंसिव अफेयर्स। और अगर हम इस एक्सपेंस को अपने बजट में भी ले पाते थे तो भी हम इस एडवर्टीजमेंट को सिर्फ एक लिमिटेड टाइम तक ही चला पाते थे, 1 महीना 2 महीना, जिसके अगेंस्ट फिर फ्रूटफुल रिटर्न्स नहीं आ पाते थे। अब फ्लक्चुएशन ऑफ रॉ मटेरियल पिछले 6 महीने 7 महीने में इतनी ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से चेंजेस इन एमआरपी वाज समथिंग दैट हैड टू बी डन। और इस एमआरपी चेंज को कम्युनिकेट करना ऑन द डिस्ट्रीब्यूटर डीलर लेवल, ऑन द रिटेल लेवल इज अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। हमें बहुत टाइम लग गया इसको कम्युनिकेट करने में और फिर इसकी एक्सेप्टेंस आने में। फिर जितनी भी नई स्कीम्स हैं, डिस्काउंट कम्युनिकेशन है, वो ट्रेडिशनल मॉडल में बड़ी ही डिफिकल्ट हो गई है। हमें पर डिस्ट्रीब्यूटर्स को फोन करके, डीलर्स को फोन करके, अपनी फील्ड टीम को ट्रेन करके कम से कम 1 महीना नहीं तो 1 हफ्ता लग जाता है टू एक्चुअली कम्युनिकेट इट, सो दैट एंड कस्टमर को वही बात समझ में आए जो कि एक ओनर अपने ब्रांड में देना चाहता है। फिर अगर पहले हमने सोचा कि व्हाई नॉट ओपन अ ब्रांड स्टोर, बट इफ आई ट्राई टू गो एंड ओपन अ ब्रांड स्टोर इन अ ट्रेडिशनल वे और इवन ट्राई टू पुश डीलर्स की वो मेरी कंप्लीट रेंज रख ले, ये बहुत ही डिफिकल्ट और बड़ा ही चैलेंजिंग वे है, क्योंकि जितने भी पुराने ब्रांड्स हैं उन्होंने इस चीज को ले लिया है और अपना ब्रांड स्टोर खोलना इज अ वेरी एक्सपेंसिव जॉब। एंड एट द एंड ऑफ द डे, जैसे कि हरमिंदर जी ने भी बताया कि ट्रेडिशनल वे में जो ये डेटा कैप्चरिंग सिस्टम है ये बड़ा ही डिफिकल्ट जॉब हो गया है। और आज बिना डेटा के डिसीजन लेना इज वेरी वेरी कॉस्टली अफेयर। कितना हमें स्टॉक रखना चाहिए, आगे क्या सेल प्रोजेक्शन रहेगी, किस लोकेशन में कौन सा माल बिक रहा है। तो जो भी आज ट्रेडिशनल मेथड चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर नेटवर्क चल रहा है या मॉडर्न ट्रेड के अंदर काम चल रहा है, तो उसमें डेटा कैप्चरिंग का बड़ा ही डिफिकल्ट तरीका है। तो ये मैंने स्लाइड बनाई है जिसमें कि कुछ मैंने डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है डिजिटल एंड नॉन डिजिटल ब्रांडिंग के लिए। तो जैसा कि ट्रेडिशनल में अगर हम देखें तो हमको पहले जो है फील्ड टीम सेटअप करनी पड़ती थी, ताकि हम अलग अलग लोकेशंस में जाके लोगों को अवेयर कर सके अपने ब्रांड के बारे में, या हमें कोल्ड कॉलिंग करनी पड़ती थी जिसमें हम जो है एक बंच ऑफ डेटा जो है इंटरनेट से खरीद लेते थे और फिर उन लोगों को एक एक करके फोन करते थे और उनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में ऑफरिंग करते थे। अब इसमें मैंने देखा था कि बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट होता था, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो या तो आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड नहीं है या उस टाइम पे वो बिजी चल रहे हैं और मतलब आपकी कॉल उन्हें आती है अगर वो इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठे हैं, तो दिस क्रिएट्स अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट। कभी कभार लोग गुस्सा भी हो जाते हैं, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर गुड ब्रांडिंग वो बैड ब्रांडिंग में कन्वर्ट हो जाता है। वेयर एज अगर आप डिजिटल में देखें तो डिजिटल में आज की टेक्नोलॉजी में इतनी प्रिसिशन एड कैंपेन्स आ गई हैं, फेसबुक और गूगल की मदद से आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो इस तरीके से ये फेसबुक और गूगल पकड़ता है कि जिन लोगों के पास सिमिलर इंटरेस्ट है आपके प्रोडक्ट ऑफरिंग्स का या आपके प्रोडक्ट आइडियोलॉजी का, उन्हीं को ही सिर्फ एड्स दिखती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे कि मैं हूँ और मैंने अपने सोशल मीडिया पे या गूगल पे कभी भी कुकवेयर या किचनवेयर सर्च किया है, तो एकदम से ही जो 1 महीने में या 15 दिन में उनको श्री एंड सैम की जो है एड दिखने लग जाएगी व्हेनेवर दे ओपन देयर सोशल मीडिया पेज। या वो अगर कभी भी लिखेंगे कि भैया आई वांट टू बाय कुकवेयर प्रोडक्ट्स या किचनवेयर प्रोडक्ट्स, तो एकदम से श्री एंड सैम की ऑटोमेटिकली एड उनको शोकेस होने लग जाएगी। तो उनको बड़ा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, उन्हें ऐसा लगेगा कि दिस ब्रांड रियली केयर्स अबाउट माय नीड्स, और जैसी मेरी नीड आई इस ब्रांड को पता चल गया और ये मुझे वही दिखा रहा है जो कि मैं लेना चाहता हूँ। सेकेंडली, नॉन डिजिटल वे में यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट इनटू योर बैकएंड टीम
फॉर योर ऑर्डर कोऑर्डिनेशन, डिलीवरी के लिए, ट्रैकिंग के लिए, किसी की कोई ऑर्डर में रिलेटेड प्रॉब्लम आई है या ऑर्डर में वो कुछ चेंज करना चाहता है, तो दिस इज अ वेरी अगेन अ कॉस्टली अफेयर, प्लस आपको टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज करनी पड़ती है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने पड़ते हैं। तो ये बिल्कुल भी एक ऑटोमेटेड प्रोग्राम नहीं है, जिसके अंदर की ओनर का जो टाइम है या जो मेन मैनेजिंग डायरेक्टर है उसका जो टाइम है वो काफी टाइम यूज हो जाता है, विच ही कैन यूज इन अदर क्रूशल सब्जेक्ट्स एज वेल। वेयर एज अगर हम डिजिटल में देखें, तो मैंने जब अपना श्री एंड सैम का डिजिटली काम शुरू किया, तो शुरू में 6 months मुझे टाइम लगा टू सेटअप माई वेबसाइट, टू सेटअप माई एप्लीकेशन, टू सेटअप माई व्हाट्सएप बॉट, मेरे सोशल मीडिया पेज। बट वंस जैसे ही मैंने ये अपना मिनिमम बेंचमार्क क्रिएट कर लिया, अब सभी कुछ जो है ऑटोमेशन पे है। हमारी जितने भी लॉजिस्टिक की कंपनीज हैं, हमारे जितने भी पेमेंट गेटवेज हैं, वो सारे ऑटोमेटिकली एपीआई लिंकेज के थ्रू हमारी वेबसाइट से लिंक्ड है। आज कस्टमर को कुछ नहीं करना, वो हमारी वेबसाइट पे जाएगा, उसे वहां पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं, ऐड टू कार्ट करना है। जैसे ही वो ऐड टू कार्ट करेगा, उसको खूब सारी फैसिलिटी मिल जाती है पेमेंट की। वो पे लेटर करना चाहता है कि वो अपने पेटीएम के थ्रू पे करना चाहता है या अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना चाहता है, ऑटोमेटिकली पेमेंट मी एज अ कंपनी को मेरे लॉजिस्टिक पार्टनर के थ्रू या पेमेंट गेटवे के थ्रू मिल जाती है। तो इसमें पेमेंट भी नहीं अटकती है, बड़ा हैसल फ्री पेमेंट का तरीका होता है। नॉन डिजिटल में इट इज वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स टू गेट रिजल्ट्स फ्रॉम व्हाट यू हैव स्पेंड ऑन योर एडवर्टीजमेंट। तो इफ अगर आप ट्रेडिशनल वे में आप देखेंगे, तो पहले चलता था कि आप न्यूज़पेपर्स में अपनी ऐड देते हैं, आप रोड साइड बड़े बड़े बैनर्स लेते हैं जहाँ पे आप अपनी ऐड प्रमोशन करते हैं, आप टीवी में कोशिश करते हैं कि आपकी ऐड चल जाए। बट ये सारी एक्सरसाइज जो है, एक तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप इनमें से 2 से 3 में भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते आपकी मेरे जो मैंने बैनर पे पैसे लगाए थे, लेट से मैंने 10 लाख रुपीस महीना बैनर पे पैसे लगाए थे, प्लस मैंने जो है 50 लाख रुपीस जो है एवरी मंथ आई हैव स्पेंट ऑन टीवी एड्स एज वेल। अब ये सेल जनरेशन कितनी कर रही है भाई, मुझे टीवी पे जो पैसा मैंने लगाया उधर से कितनी सेल जनरेशन हो रही है, और जो एड बैनर पे मैंने पैसा लगाया वहां से मेरी कितनी जो है सेल जनरेशन हो रही है, और आगे के महीनों में मुझे फर्दर कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट मैटर टू एक्चुअली कैलकुलेट इफ वी गो फ्रॉम द नॉन डिजिटल वे। वेयर एज डिजिटली अब इतनी सुविधा कर दी है फेसबुक ने और गूगल ने कि आप उसमें मोर देन 1000 तरीके के एड सेट्स चला सकते हैं, और हर एड सेट चाहे वो लीड जनरेशन का हो, जिसमें कि आप सिर्फ अपनी फुटफॉल बढ़ा रहे हैं वेबसाइट पे, या फिर सेल जनरेशन का हो जहाँ पे कि आप वेबसाइट पे उस फुटफॉल को सेल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इन सभी का डेटा रियल टाइम बेसिस पे मिलता है। आपको ये तक पता लग जाता है कि मेरी वेबसाइट पे कितने लोग हैं, वो लोग कौन से पेज पे हैं, कितने लोग चेकआउट पे हैं। आप उनको इमीडिएटली जो है मैसेजेस भेज सकते हैं। जितने भी आप सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट चलाते हैं, जैसे कि आपने फेसबुक पे ऐड चलाया या आपने गूगल पे ऐड चलाया या आपने लेट से इंस्टाग्राम पे ऐड चलाया, तो हर पार्ट का इंडिविजुअली सेल ब्रेकअप आपको रियल टाइम बेसिस पे मिल जाता है, जिसके अगेंस्ट पे आप बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि मुझे फेस्टिव सीजन पे क्या करना चाहिए, मुझे नॉन फेस्टिव सीजन पे क्या करना चाहिए। आपके हाथ में बजट होता है, आपको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं कि चलो अगर मेरी सेल क्रिएशन ज्यादा नहीं हो रही तो लॉस मेकिंग नहीं करूंगा मैं। आप इमीडिएटली 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में ये भी डिसीजन ले सकते हैं वेदर यू वांट टू अपस्केल इट कि आपको उसे डाउन स्केल करना है। फिर नॉन डिजिटल में रीटारगेटिंग जो है वो बड़ी ही डिफिकल्ट है, रीटारगेटिंग नहीं हो पाती। तो फॉर एग्जांपल लेट से कि मैं एक कस्टमर हूँ और आज मैं मार्केट घूमने गया, और मार्केट में मैंने खूब सारी आइटम्स देखी, मैंने प्रेस्टीज भी देखा, मैंने हॉकिंस भी देखा, मैंने विनोद भी देखा। अब मैं सिर्फ देख के आ गया, हो सकता है मुझे उसमें से 3 चीज पसंद आई, 4 चीज पसंद आई, बट मैंने बाइंग का डिसीजन उस दिन नहीं लिया। अब अगर मैं एक ब्रांड हूँ, प्रेस्टीज हूँ, हॉकिंस हूँ, मुझे इस सेल को कन्वर्ट करने के लिए, रीटारगेट करने के लिए मेरे पास कोई तरीका नहीं है।
मैं उसे सिर्फ टीवी पे ही फिर से ऐड दिखा सकता हूँ या रेडियो पे ही फिर से ऐड दिखा सकता हूँ। वेयर एज ऑनलाइन रीटारगेटिंग इज वेरी वेरी इजी। तो श्री एंड सैम में हमने क्या किया, जैसे जितने भी कस्टमर्स जो हैं हमारी वेबसाइट या हमारे सोशल मीडिया पेज पे आ जाते हैं, या हम जैसे कि वो हमारी वेबसाइट पे आके प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके चेकआउट पे रुक जाते हैं एकदम से कि भैया अभी मुझे नहीं खरीदना, अभी मैं मार्केट जाऊंगा, तो हम उसे जो है 10 डेज, 30 डेज, 60 डेज एंड 120 डेज पे ऑटोमेटिकली एड्स दिखाते हैं। तो जैसे ही अगर अपना जैसे लेट से उसने प्रोडक्ट चेकआउट पे छोड़ दिया, अब अगले दिन वो उठा, वो अपने फेसबुक पे जनरली बस अपना फेसबुक स्क्रॉल कर रहा है, तो इमीडिएटली उसे श्री एंड सैम की एड दिखेगी, जहाँ पे उसे ये दिखेगा कि अब आपको जो है मोर देन 20% डिस्काउंट मिलेगा, आप इमीडिएटली जाके जो है अपने प्रोडक्ट को चेकआउट कीजिए एंड अवेल दिस 20% डिस्काउंट ऑफरिंग, या आपको इस प्रोडक्ट के साथ अब श्री एंड सैम ब्रांड जो है ये प्रोडक्ट फ्री देने वाला है। तो जो ये रीटारगेटिंग है एट अ वेरी मिनिमम प्राइस एंड दैट टू ऑन ऑटोमेशन, आप इसे ऑटोमेशन पे सेट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली जितने भी लोग आपके वेबसाइट पे आएंगे वो मोर देन 60 डेज या 120 डेज जितना भी आप सेट करें, उस हिसाब से उनको कॉन्स्टेंटली आपके ब्रांड के साथ एक एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि आपकी एड्स जो हैं उनको ड्राइव करेंगी आपकी वेबसाइट पे वापसी आने के लिए। फिर नॉन ट्रेडिशनल वे में जो भी मार्केट करने का तरीका है उसमें कैटलॉग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो श्री एंड सैम ब्रांड में अभी हमने खूब सारी जो है नई रेंज निकाली है, तो कैटलॉग को बार बार अपग्रेड करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। आई एम श्योर आपके भी ब्रांड्स में ये एक चैलेंज रहता होगा कि यार मैंने इस बार 50 नई आइटम निकाली, अब 4 महीने बाद आपने 10 नई आइटम निकाली, 6 महीने बाद आपने एक बहुत ही यूनिक आइटम निकाली, अब उसको अपनी मेन मदर कैटलॉग में अपडेट करने का मतलब है कि जितनी भी आपने पुरानी कैटलॉग छापी उसमें वो नहीं है, अब आपको नई कैटलॉग प्रिंट करनी पड़ेगी अगेन, विच इज अगेन अ कॉस्टली अफेयर। वेयर एज डिजिटली अगर आपकी वेबसाइट है या आपका सोशल मीडिया है, जितनी भी आपकी नए SKUs हैं या कोई भी आपकी नई सर्विस ऑफरिंग है जो कि आप अपने कस्टमर को देना चाहते हो, आप इजीली जो है 1 क्लिक अवे में आप उसको अपडेट कर सकते हैं और आपकी जो है कैटलॉग हमेशा फ्रेश लगेगी। आज हमारी वेबसाइट पे एवरी डे देयर इज अ न्यू प्रोडक्ट व्हिच इज बीइंग अपलोडेड, तो कस्टमर इज ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स आवर ब्रांड, क्योंकि वो सोशल मीडिया के थ्रू जब भी वो फेसबुक खोलता है या इंस्टाग्राम खोलता है उसे दिखता है श्री एंड सैम की नई प्रोडक्ट ऑफरिंग आई है, और फिर वो एकदम से हमारी वेबसाइट पे जाता है और वहां पे उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो देखता है, अलग अलग फोटोज देखता है, तो ही इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द ब्रांड और हमें भी बड़ा इजी हो जाता है उस नए प्रोडक्ट को अपडेट करना। ये नेक्स्ट स्लाइड मैंने बनाई है सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ गोइंग डिजिटल। सबसे अच्छी बात ये है डिजिटल की कि even if you are a small brand or even if you are a big brand, it is not difficult to set up. So increasing customer loyalty with frequent communication, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। आज के टाइम पे मैक्सिमम टाइम लोग सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे स्पेंड कर रहे हैं, और इस चीज को डिजिटली आप बड़ा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं लोगों को ऑन अ डेली बेसिस, जिसको लोग जो है मिस नहीं करेंगे क्योंकि आप उनके सोशल मीडिया पे हो। जनरेट अ कंसिस्टेंट लीड पाइपलाइन ऑफ कस्टमर, तो ट्रेडिशनल वे में नई लीड को जनरेट करना और उसको मेंटेन करना वो हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट था, बट जैसे ही हम डिजिटली गए तो इट वाज जस्ट अ नंबर गेम। जैसे ही हम डिजिटल गए हमने एक अपना एड का बजट बनाया, हमने एक जो है स्कीम बनाई कि हम सोशल मीडिया पे कितनी बारी अपलोड करेंगे अपना कंटेंट, और धीरे धीरे करके जो है हमारी सस्टेनेबल जो है पाइपलाइन बन गई जिसमें कि कस्टमर्स जो हैं कॉन्स्टेंटली आते चले गए, एक मैग्नेट की तरह हम कस्टमर्स को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग गए। सबसे अच्छी बात डिजिटल की ये है कि आप जो है मिनिमम स्टॉक के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनली अगर आप मार्केट में हैं तो जितनी भी आइटम्स आपके कैटलॉग में हैं
आपको मिनिमम 500 पीसेस या 1000 पीसेस का आपको मिनिमम स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, ताकि कभी भी स्टॉक आउट की आपको प्रॉब्लम ना होए या डिस्ट्रीब्यूटर को हैसल ना होए। वेयर एज अगर आप ऑनलाइन अगर काम करना चाहते हैं तो आपको इतना स्टॉक रखने की कभी भी जरूरत नहीं है। आप कभी भी लेट्स से कि आपको न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है और आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि भैया मुझे ये प्रोडक्ट लॉन्च करने में इतना स्टॉक पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि ये चलेगी कि नहीं चलेगी। ऑनलाइन में वही चीज आप जो है 10 एसके मतलब 10 क्वांटिटी से 50 क्वांटिटी से आप स्टार्ट कर सकते हैं और वहां से आप चेक कर सकते हैं कि मेरा ये प्रोडक्ट कितने टाइम में लिक्विडेट हुआ और उस हिसाब से आगे आप अपना स्टॉक जो है बिल्डअप कर सकते हैं। तो इट इज वेरी इजी टू मैनेज योर स्टॉक। आपके पास हमेशा डेटा रहता है, आप बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि आपको कितना स्टॉक रखना है और मिनिमम स्टॉक के साथ शुरू कर सकते हैं। आपको बेटर कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट मिलता है। आपको ये पता लगता है कि भैया मुझे स्टॉक में कितना पैसा लगाना है, मुझे ऐड में कितना पैसा लगाना है, लॉजिस्टिक्स के आज कितने बिल हैं, फ्लिपकार्ट अमेजोन इन सब ने कितना कमीशन लिया। एट द एंड ऑफ द डे जो ये पीपीटी बनानी होती है जिसमें कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है, इट इज वेरी वेरी इजी टू कैलकुलेट, क्योंकि सारी चीजें जो हैं आपके बैकएंड पैनल पे आपको इसका डेटा मिल जाता है और आपको बस वो डेटा कॉपी पेस्ट करके अपनी टोटल नेट सेल से माइनस करना है और देन यू विल हैव योर प्रॉफिटेबिलिटी। बेटर कस्टमर एनालिसिस हो जाता है आपको। आजकल जितनी भी वेबसाइट्स बन रही हैं वो इतनी स्मार्ट वेबसाइट हैं कि आपको अपना एवरेज ऑर्डर वैल्यू, आपकी टॉप सेलिंग आइटम, आपकी नॉन मूविंग आइटम जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो विद इन मिनट्स पता लग जाती हैं। तो जब मैं अगर एग्जांपल दूं, हमारे ही काम में जब श्री एंड सैम में हम डिस्ट्रीब्यूटर डीलर में काम कर रहे थे, तो हमारे लिए टॉप सेलिंग आइटम एंड नॉन मूविंग आइटम्स को डिफरेंशिएट करना ऑन एन एक्यूरेट लेवल वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। हम डिस्ट्रीब्यूटर से बात करते थे तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर कहता था कि भैया मेरे को तो ये मेरी अच्छी सेलिंग मूविंग आइटम है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर किसी रीजन में कहता था कि भैया मेरी ये टॉप सेलिंग आइटम है। नॉन मूविंग आइटम का हमको आइडिया नहीं हो पाता था, एवरेज ऑर्डर वैल्यू का हमें आइडिया नहीं हो पाता था, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर डीलर तक की नॉलेज होती थी। हमें ये नहीं पता होता एंड कस्टमर आके उसकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितनी होगी, वो हमें कभी भी पता नहीं लग पाता था। बट जैसे ही हम ऑनलाइन गए, हम डिजिटल गए, हमको ये सारी इंफॉर्मेशन वन क्लिक अवे में मिल गई। तो शुरू के फर्स्ट ईयर श्री एंड सैम में जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू थी वो सिर्फ 200 रुपीज 300 रुपीज थी। लोग आते थे हमारी वेबसाइट पे, सिर्फ एक प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट खरीदते थे। अब ये डेटा हमें 3 महीने में समझ में आ गया, हमें टॉप सेलिंग अपनी आइटम्स हमें समझ में आ गई। तो हमने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई कि जो भी हमारी टॉप सेलिंग आइटम्स थी उसके अंदर हमने नए नए वेरिएंट्स निकाल दिए, प्लस हमने बाय वन गेट वन स्कीम निकाल दी, प्लस हमने 2000 रुपीज के ऊपर जो है गेट एडिशनल 10% डिस्काउंट निकाल दिया, जिससे कि हमारी जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू 200 से 300 रुपए थी वो एकदम से शूट अप होके 1200 रुपए पे चली गई और हमारी जो टर्नओवर है वो एकदम से इमेंसली इंक्रीज हो गई। अब ये डिसीजन मेकिंग करने के लिए मुझे 2 से 3 महीने में डेटा मिला, फिर एक एक दिन में मुझे ये डेटा जो है, मेरे जो रिजल्ट्स थे स्कीम्स जो मैंने अप्लाई करी उसके रिजल्ट्स मुझे हर दिन रियल टाइम बेसिस पे दिखने लग गए थे। तो बड़ा ही इजी हो गया था मेरे लिए डिसीजन मेकिंग करना कि क्या स्कीम मेरे लिए चल रही है, क्या स्कीम मेरे लिए नहीं चल रही। अब सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी ब्रांड में आता है कि जब हम सेट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं उसमें कुछ प्रोडक्ट चलते हैं, कुछ प्रोडक्ट नहीं चलते। अब जो नहीं चलते वो एक सरप्लस क्रिएट हो जाते हैं। अब इस सरप्लस को डिजिटल में इतना आसान है लिक्विडेट करना कि आप डिफरेंट डिस्काउंटिंग स्कीम्स के थ्रू जो है उसको इजीली लिक्विडेट कर सकते हैं। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट आप क्या कर सकते हैं कि आप डिजिटली जो है जितने भी आपका सरप्लस प्रोडक्ट है, फुटफॉल इंक्रीज करने के लिए वेबसाइट पे लोगों को लाने के लिए आप फ्री गुडीज का गिव अवे कर सकते हैं। इसके दो फायदे हैं, एक तो इससे पॉजिटिव ब्रांड इम्पैक्ट आता है, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है इंडिया के अंदर है ना, जब किसी को फ्री का सामान मिलता है उसे बड़ा अच्छा लगता है, उसे बड़ी गुड फीलिंग आती है। सो दिस क्रिएट्स अ वेरी पॉजिटिव ब्रांडिंग। प्लस
आपकी कस्टमर लॉयल्टी बढ़ जाती है। हर बार कस्टमर को ऐसा लगता है चलो यार मैं फिर से इनके पास ऑर्डर लगवाऊंगा, मुझे फिर से जो है फ्री गुडीज मिलेंगी। जब मैं ऑनलाइन गया तो हमने सिर्फ शुरुआत करी थी इंडिया से। 1 साल बाद हमारे ब्रांड की जो विजिबिलिटी है वो इंटरनेशनली ग्लोबल लेवल पे भी चली गई, जहाँ पे हमको हमारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए फ्रॉम कस्टमर्स फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम यूएस, अलग-अलग जगह से, दुबई से लोगों का इंटरेस्ट जगने लग गया। तो आज की डेट पे अब नाउ वी आर मोर कॉन्फिडेंट कि नाउ वी कैन आल्सो गो फॉर ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म। अपने ब्रांड को हम ग्लोबली भी लॉन्च कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि स्केलेबिलिटी करना डिजिटल में बहुत ही आसान है। आज अगर मुझे लेट से यूरोप स्टार्ट करना है तो मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझे एक लॉजिस्टिक पार्टनर ढूंढना है जो कि मुझे यूरोप के अंदर मेरे प्रोडक्ट्स को दे पाएगा। वेयर एज ट्रेडिशनली अगर मैं जाऊं तो मुझे वहां पे वेयर हाउस सेटअप करना पड़ेगा, मुझे वहां पे एजेंट्स ढूंढने पड़ेंगे, वहां पे मुझे डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढने पड़ेंगे, फिर मुझे अपने स्टॉक में वहां पे पैसा लगाना पड़ेगा, फिर एट द एंड ऑफ द डे ये एक रिस्क होगा वहां पे कि मेरा प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा लग जाती है, वेयर एज इन डिजिटली आपकी जो ये इन्वेस्टमेंट है वो सेव हो जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई डिजिटल ब्रांड प्रेजेंस बनाएं तो बनाएं कैसे? तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी खुद की एक ब्रांड वेबसाइट होनी चाहिए। फिर उसके बाद जितने भी आज मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो या तो सोशल मीडिया पे है या तो वो व्हाट्सएप पे है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एक व्हाट्सएप कैटलॉग होनी चाहिए। और अगर आप फर्दर डीप डाउन इसमें जाना चाहते हैं तो आपका एक व्हाट्सएप बॉट फैसिलिटी होनी चाहिए, जहाँ पे कि ऑटोमेशन पे जो है व्हाट्सएप खुद ही कस्टमर के साथ बात कर रहा है बिना आपकी इंटरवेंशन के। आपने एक सेट मेन्यू बना रखा है जिसमें कि वो 1 2 3 4 प्रेस करके जो है उस मेन्यू के थ्रू स्क्रॉल करके आपकी आइटम्स को देख पा रहा है और ऑर्डर लगा पा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की आपकी जो प्रेजेंस है वो ई कॉमर्स पोर्टल्स पे होनी चाहिए, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट। तो डिजिटल में सबसे अच्छी बात ये है कि लेट से अगर आपको अपनी ब्रांड वेबसाइट भी नहीं बनानी, आपको वहां पे भी पैसे सेव करने हैं कि भैया मैं जो है डिजिटल मार्केटिंग पे ज्यादा पैसे नहीं लगाना चाहता, तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट ने ऑलरेडी लोगों को ऑनलाइन लाने के लिए इतना ह्यूज बजट स्पेंड किया है कि आज की डेट पे कोई ग्राहक अगर किसी दुकान में भी जाता है तो भी वो झट से अमेजोन और फ्लिपकार्ट खोल लेता है प्रोडक्ट के प्राइस को कंपेयर करने के लिए। तो टू एक्सप्लॉइट दिस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो ब्रांड है वो इन ई कॉमर्स पोर्टल पे प्रेजेंट रहे, ताकि कस्टमर जब भी दुकान में भी जा रहा है तो वो आपके प्रोडक्ट्स को देख सके, कंपेयर कर सके आपके प्राइसेस के साथ। ऑन टॉप ऑफ दैट आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू आप स्ट्रांग भी हैं, अगर आपकी ब्रांड वेबसाइट भी होगी तो जब कस्टमर जो है दुकान में होगा और वो अगर आपका प्रोडक्ट देखता है और फिर एकदम से अगर वो गूगल पे सर्च करता है और अगर उसे आपकी वेबसाइट नहीं मिलती तो उसे थोड़ा सा मन में झिकझिकाहट होगी कि क्या यार ये इतना अच्छा ब्रांड है भी कि नहीं है। तो हैविंग दैट ब्रांड वेबसाइट एंड ऑल्सो अगर आप ट्रेडिशनली मार्केट में प्रेजेंट है और अगर ये दोनों चीजें आपके साथ हैं तो इट इज अ वेरी कंफर्टिंग सिचुएशन फॉर द कस्टमर। उसे बड़ा ही गुड फीलिंग आती है कि मैं एक अच्छे ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदने जा रहा हूँ। सोशल मीडिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है फॉर कस्टमर लॉयल्टी और कस्टमर के साथ एक कनेक्शन बनाना। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आई एम श्योर आप में से बहुत लोग होंगे जो सुबह जब भी उठते होंगे तो सबसे पहले या तो अखबार पढ़ते होंगे या सोशल मीडिया पे जाके देखते होंगे कि आपके दोस्त यार जो हैं वो आजकल क्या कर रहे हैं। तो हैविंग योर फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पेज ऑलवेज गिव्स यू एन एज कि आपके कस्टमर्स की लाइफ में जो है आप अपना एक छोटा सा रोल प्ले कर सकें और डेली आप उसके साथ जो है कुछ छोटी बहुत इंटरेक्शंस कर सकें, कुछ कॉम्पिटिशन्स चला सके, फेस्टिव टाइम में उसे विश कर सके, ताकि उस कस्टमर को हमेशा ऐसा लगे कि यार ये ब्रांड जो है वो मेरे बारे में कितना ज्यादा सोचता है। प्लस आजकल तो आप सभी लोग जानते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केट हो गई है। जितने भी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं
आप अपने ब्रांड को उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं बहुत इजीली, जिसके थ्रू जो है जो उस इन्फ्लुएंसर की ऑडियंस है वो भी आपकी ब्रांड के साथ जुड़ जाती है। फिर आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, जिसमें कि लेट्स से कि आप अगर उसके मोबाइल स्क्रीन पे परमानेंटली रहना चाहते हैं और आप उसको जो है नोटिफिकेशंस देना चाहते हैं उसके मोबाइल फोन पे कि भैया मेरे ब्रांड ने आज ये स्कीम निकाली, आज मेरे ब्रांड की ये नया प्रोडक्ट लॉन्च है, तो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू वो बहुत ही आसान हो जाता है। गूगल आज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज मैं अपनी कंपनी में भी अगर कुछ नया कुछ काम करना चाहता हूँ या अपने परचेजर से बात करना चाहता हूँ या अपने मैनेजर से भी बात करना चाहता हूँ किसी नए टॉपिक के बारे में, तो उनसे बात करने से भी पहले मैं हमेशा गूगल पे सर्च करता हूँ। आज मेरी मॉम भी अगर उनको नया प्रोडक्ट खरीदना है तो वो गूगल पे जाके लिखती हैं कि आई वांट टू बाय किचन वेयर आइटम्स, आई वांट टू बाय कुकवेयर आइटम्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी जो ब्रांड वेबसाइट है अगर आपने वो बना रखी है, तो गूगल जो है वो इतना स्मार्ट है कि जब कोई पर्सन ये लिखता है इंटरनेट पे जाके कि आई वांट टू बाय दिस, आई वांट टू बाय दैट, वो आपकी ब्रांड की जो वेबसाइट के लिंक्स हैं या आपके जो सोशल मीडिया के साइट के लिंक्स हैं वो ऑटोमेटिकली कस्टमर को दिखाता रहता है। और प्लस गूगल अपने आप में इतना बड़ा है कि इफ यू आर नॉट प्रेजेंट ऑन गूगल, इट इज देन वेरी क्वेश्चनेबल कि आपकी जो ब्रांड प्रेजेंस है वो कितना ज्यादा जो है एक कस्टमर के ऊपर प्रभाव ला पाएंगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी विजिबिलिटी जो है वो गूगल पे रहे। दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस। जैसे कि कभी भी मैं किसी दूसरे एंटरप्रेन्योर के साथ बैठता हूँ जो कि ट्रेडिशनली काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए जो है ऑनलाइन जाना एक बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क होता है। तो डिफिकल्ट ये भी है कि इंटरनेट इज अ वेरी वेरी बिग वर्ल्ड। तो ट्रेडिशनली जैसे कि ऑफलाइन में खूब सारा कंपटीशन है, इंटरनेट में भी खूब सारा कंपटीशन है, हर चीज जो है वन क्लिक अवे है। सो डिस्पाइट हैविंग प्रेजेंस ऑन द अबव प्लेटफॉर्म, जो कि मैंने आपको बताया कि इवन इफ यू हैव मेड योर प्रेजेंस ऑन द अबव प्लेटफॉर्म, getting footfall on the brand website or on your brand products is not a piece of cake। तो अगर मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में ही शेयर करूं, तो शुरुआत में जब मैंने अपनी वेबसाइट बनाई थी हमें दिन में सिर्फ 10 ऑर्डर या 5 ही ऑर्डर आ पाते थे, वेयरएज आज हमें मंथली जो है 30,000 to 50,000 ऑर्डर्स आते हैं। सो दिस जर्नी हैज नॉट बीन इजी फॉर अस, बट नाउ हमारा जो है एक मिनिमम बेंचमार्क सेट हो गया है कि हम 30,000 ऑर्डर के नीचे जाते ही नहीं है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। सो टू ओवरकम सच चैलेंजेस, आपको मैं एडवाइस ये करता हूँ कि यू नीड टू स्पेंड सम मंथली ऑन योर एड बजट्स। आपको कुछ एड क्रिएशन करनी पड़ेंगी फॉर योर सोशल मीडिया, फॉर योर गूगल, फेसबुक, अमेजोन, ताकि लोगों को आपकी वेबसाइट के बारे में पता चले। आपकी एक ऑनलाइन दुकान खुली हुई है उसके बारे में लोगों को पता चले, तो धीरे धीरे फुटफॉल आपकी जनरेट होगी। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऑर्गेनिक कंटेंट बिल्डिंग। तो जैसा कि ट्रेडिशनल वे में बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो अलग अलग संस्थाओं में जाके स्पीचेस देते हैं, मार्केट में घूम के अलग अलग लोगों से बात करते हैं और फिर वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू धीरे धीरे ब्रांड बिल्डिंग होती है, वैसे ही ऑनलाइन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ब्रांड के बारे में सोशल मीडिया पे लिखें, लोगों को इनकरेज करें कि वो आपके प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यूज डालें, अलग अलग ब्लॉग्स पे आप अपने प्रोडक्ट्स या अपनी सर्विसेज के बारे में शोकेस करें। जैसे कि श्री एंड सैम के अंदर हमने क्या किया, लोगों को अपनी वेबसाइट पे अट्रैक्ट करने के लिए हमने उनको हैसल फ्री रिटर्न स्कीम दी, जिसमें कि हमने उनको कहा कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदें, 15 दिन तक आप उसको फिजिकली यूज करें और आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू करें, आपको नहीं अच्छा लगे तो आपको हम मनी बैक 100% गारंटी देते हैं, जहाँ पे कि आप उसे प्रोडक्ट को सिर्फ हमारे कस्टमर केयर पे फोन करके या वेबसाइट पे रिटर्न के टैब पे जाके रजिस्टर करके इजीली रिटर्न कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना स्ट्रॉन्ग ब्रांड पेज बनाना चाहिए, प्रोडक्ट पेज पे लॉट ऑफ फोटोज होनी चाहिए, वीडियोस होनी चाहिए, क्योंकि
ऑनलाइन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई भी कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को टच एंड फील नहीं कर सकता। जैसे ट्रेडिशनली तो वो दुकान में जाएगा, वो प्रोडक्ट को उठाएगा, दाएं बाएं उसका वेट चेक करेगा, उसे इजीली उसकी क्वालिटी चेक कर पाएगा। वेराज ऑनलाइन जो है ये थोड़ी सी एक चैलेंज है, बट इस चैलेंज को मीट आउट करने के लिए आप खूब सारी प्रोडक्ट की फोटोज लगा सकते हैं, आप अनबॉक्सिंग वीडियोस डाल सकते हैं, जिसके थ्रू जो है कस्टमर को वही सेम एक्सपीरियंस नहीं तो 90% वो एक्सपीरियंस आप दिखा सकते हैं। तो जैसा कि श्री एंड सैम में जब मैंने ऑनलाइन काम शुरू किया था, हमने कैटलॉगिंग के टाइम पे हर प्रोडक्ट की सिर्फ दो एक ही फोटो डाली, और उस टाइम पे हमने नोटिस किया यार ऑनलाइन में तो यार सेल ही नहीं आ रही, ऑनलाइन में तो सेल ही नहीं आ रही। फिर धीरे धीरे हमें समझ में आया कि कस्टमर के नजरिए से अगर हम देखें, तो अगर मैं वेबसाइट पे जाऊं और मुझे एक बाइंग डिसीजन लेना है और मैं सिर्फ एक फोटो देखूं, तो उससे तो मैं वो बाइंग डिसीजन नहीं ले पाऊंगा। तो हमने ग्रेजुअली जो है श्री एंड सैम में 5-5, 6-6 फोटो डालना शुरू करी, फोटो के अंदर ही प्रोडक्ट फीचर को भी शोकेस करना शुरू कर दिया, हमने अनबॉक्सिंग वीडियोस डालना शुरू कर दी, हमने सेलिब्रिटी वीडियोस डालना शुरू कर दी, ताकि धीरे धीरे जो है कस्टमर को जो है भरोसा आए। और यही हमने देखा कि ग्रेजुअली हमारी जो सेल्स है और जो टाइम एक कस्टमर हमारे प्रोडक्ट पेज पे बिता रहा है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लग गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदर सबसे मेन फैक्टर जो कि मैं कहूंगा, दैट इज हाउ मेनी रिव्यूज डू यू हैव ऑन योर प्रोडक्ट। आज की डेट पे अगर आप Amazon पे जाओगे और आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहोगे, लेट्स से कि आप एक डिनर सेट खरीदना चाहते हो, तो उसमें कस्टमर का सबसे इंपॉर्टेंट बाइंग डिसीजन रेट नहीं है, आज की डेट पे है रिव्यूज, कि किस प्रोडक्ट को कितने रिव्यू मिले हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप वहां पे एक डिनर सेट देखते हो जो कि 2500 रुपए का है और उस पे सिर्फ 100 रिव्यूज आए हैं, और आप एक प्रोडक्ट देखते हो डिनर सेट जो कि 5000 रुपीज का है, ऑलमोस्ट डबल दी प्राइस, बट उस पे 500 रिव्यूज आए हैं, और आपकी जो है जेब या आपकी जो है पॉकेट आपको अलाउ करती है 5000 रुपीज स्पेंड करने के लिए, तो आपका डिसीजन वही होगा कि मैं 500 रिव्यूज वाला प्रोडक्ट लूं, क्योंकि यू विल हैव मोर कॉन्फिडेंट इन दैट प्रोडक्ट कि यार ये प्रोडक्ट 500 लोगों ने इसको लव किया है, इसे प्यार किया है, तो आई एम श्योर देयर इज समथिंग मच मोर ग्रेटर देन व्हाट दिस 100 रिव्यू प्रोडक्ट हैज टू ऑफर। So reviews has become a very important thing in the digital platform। जितने ज्यादा रिव्यू होंगे उतनी ज्यादा आपकी क्रेडिबिलिटी, आपके प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी, आपकी ब्रांड की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। आपको फेस्टिव टाइम्स पे फुटफॉल इंक्रीज करने के लिए अलग अलग स्कीम्स चलानी पड़ेंगी, अलग अलग डिस्काउंटिंग्स ऑफर करनी पड़ेगी, ताकि आपके डिजिटल प्रेजेंस में लोग आपके साथ और ज्यादा जुड़ना चाहें। तो हमने जो है दिवाली के टाइम पे Amazon में ऑलमोस्ट 50% 60% डिस्काउंट गिव अवेज पे भी अपने डिनर सेट्स को दिया। और जब हमने ये चीज करी तो बेशक हमने जो है प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा हिट लिया फेस्टिव टाइम पे, बट नॉन फेस्टिव टाइम पे क्योंकि हमें इतना फुटफॉल मिल गया था, फेस्टिव टाइम पे इतने रिव्यूज मिल गए थे कि नॉन फेस्टिव टाइम पे जब हमने वो डिस्काउंट हटाया फिर भी उसकी सेल जो है इतनी नहीं गिरी, और उस प्रोडक्ट के ऊपर एक्सेप्टेबिलिटी कस्टमर्स की इंक्रीज हो गई। ऑनलाइन में टीम बिल्डिंग एंड टीम माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत में जब हमने ऑनलाइन का डिजिटली काम स्टार्ट किया था, तो मेरी टीम को तो शुरू से ही OEM की आदत थी, हमें तो सिर्फ कंटेनर्स में बात करना आता था क्योंकि वी आर एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी। तो थोड़ा बहुत टीम का माइंडसेट चेंज करना टुवर्ड्स द स्मॉल ऑर्डर, क्योंकि ऑनलाइन में सबसे आज की डेट पे इम्पोर्टेंट है कि आप कितने टाइम में आप अपना ऑर्डर फुलफिल करते हैं। Amazon और फ्लिपकार्ट ने जब ऑनलाइन स्टार्ट किया और लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाया, तो उन्होंने कुछ सुविधाएं दी। आज हर कस्टमर के लिए बाइंग में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि उसको क्या सुविधा मिलती है। आज बंदा ऑनलाइन इसलिए जाता है क्योंकि वो घर बैठे बैठे ऑर्डर लगा पाता है, उसका टाइम बच जाता है, उसको बाहर मार्केट में नहीं जाना पड़ता। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो टीम है वो इस बात को समझे
और हर ऑर्डर को टाइमली फुलफिल करे और उसको उतनी ही इम्पोर्टेंस दे जितने की वो एक बल्क ऑर्डर को इम्पोर्टेंस देखेगा। और धीरे धीरे ग्रेजुअली आप देखना कि आपके ऑनलाइन के अंदर आपकी कितनी ग्रोथ आती है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब आप ऑनलाइन जाएं और अगर अपना डिजिटली अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट को कैसे शोकेस कर सकते हैं। यहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि आपका एक मूड शॉट आ गया, कुछ आपके फीचर प्रोडक्ट्स आगे, आपके प्रोडक्ट की क्या खूबसूरती, आपके क्या फीचर्स हैं, उसमें क्या ऐसी बात है जिससे कि वो दूसरे ब्रांड से एक अलग है। आप फोटो के अंदर ही इसको डाल सकते हैं। आज के टाइम पे लोगों को कंटेंट पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो इसको ज्यादा अच्छा मानते हैं कि अगर प्रोडक्ट की फोटो में ही उनको फीचर दिख जाए। आप यहाँ पे अपने सारे साइज शोकेस कर सकते हैं, आप अपनी एमआरपी और अपने कटआउट प्राइस यहाँ पे ऑफरिंग्स दिखा सकते हैं। इसमें आप सारी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, नाम डाल सकते हैं और यहाँ रिव्यूज शोकेस कर सकते हैं और उसको सोशल मीडिया के साथ लिंक भी कर सकते हैं। तो अगर आप प्रोडक्ट पेज ऐसा बनाएंगे तो कस्टमर जो है उसके साथ जो जो बातें वो जानना चाहता है उसे इजीली यहाँ पता लग जाती है। फिर आप जो है ये कुछ और फर्दर मैंने एग्जांपल्स बनाए हैं, जैसे कि मेरा एक हाई सेलिंग प्रोडक्ट है विच इज माय ट्रेडिशनल शेप 430 कढ़ाई। इसमें मैंने नई थीम निकाली है विच इज माय क्रिस्टल हैमरिंग। इस थीम को मैंने ब्यूटीफुली एक बैनर में लगाया है। मैंने अलग अलग फीचर्स अपने प्रोडक्ट के डिस्प्ले किए हैं, सेफ्टी, एनर्जी, क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, हेवी थिकनेस और उसके अलग अलग मूड शॉट्स दिखाए हैं ताकि कस्टमर को पता लगे कि अगर वो इसके अंदर सर्व भी करेगा तो प्रोडक्ट जो है वो कितना खूबसूरत लगेगा खाने के साथ। तो उसकी जो है एक माइंड की कनेक्टिविटी बन जाती है। ये फिर आप फर्दर अनबॉक्सिंग वीडियोस अपने प्रोडक्ट पेज पे डाल सकते हैं। ये एक एग्जांपल है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो ट्रेडिशनली जो है अगर आपको एक प्रोडक्ट को शोकेस करना है तो आपको सैंपल्स भेजने पड़ते हैं, आपको फील्ड टीम को वो प्रोडक्ट्स देने पड़ते हैं जो कि वो अलग अलग डीलर्स को जाके दिखाता है। फिर अल्टीमेटली वो डीलर जो एंड कस्टमर को दिखाता है और उसमें भी डीलर हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट के साथ दूसरे और कई प्रोडक्ट्स को शोकेस कर रहा हो। वेयर एज डिजिटली अनबॉक्सिंग वीडियो में जो एज एन ओनर आप अपने कस्टमर को बताना चाहते हैं वो आप इस वीडियो के थ्रू सारी बातें बिना किसी पॉइंट को मिस आउट करे आप इजिली उसको जो है दिखा सकते हैं। ये जो मैं आपको रिव्यूज के बारे में बता रहा था कि हमारे एक प्रोडक्ट को 574% की रेटिंग मिली हुई है। तो दिस रेटिंग हैज रियली हेल्प्ड आवर प्रोडक्ट टू कम ऑन पेज नंबर 1 ऑन दी Amazon फॉर डिनर सेट्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कस्टमर के लिए डिसीजन मेकिंग करने में। ये सोशल मीडिया पेज है और उसका एक एग्जांपल है श्री एंड सैम का। जैसे कि कस्टमर की एंगेजमेंट कॉन्स्टेंटली हमारे ब्रांड के साथ बनाने के लिए और हमारी ब्रांड की जो क्वालिटी की आइडियोलॉजी है और जो एस्थेटिकनेस है, जो प्रोडक्ट की खूबसूरती है उसे दिखाने के लिए सोशल मीडिया एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे है जिसके थ्रू आप भी अपने ब्रांड में जो भी आपकी नई प्रोडक्ट ऑफरिंग्स हैं आप उसको दिखा सकते हैं। प्लस उस प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप अलग अलग लोगों से प्रोडक्ट रिव्यूज डलवा सकते हैं ताकि अगर कस्टमर जो है लेट से आपकी वेबसाइट पे आके प्रोडक्ट देखता भी है और वो बाइंग का डिसीजन उस टाइम नहीं लेता, बट जब वो सोशल मीडिया पे जाएगा और वो अब अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को देखेगा आपके प्रोडक्ट के साथ तो उसे एकदम से कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके प्रोडक्ट के अंदर। ये एक प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो है। ये कुछ टॉप ब्रांड्स हैं इन किचनवेयर इंडस्ट्री जो कि आज डिजिटली प्रेजेंट हैं, जिसमें कि स्टाल, एल्डा, विनो, देयर आर मेनी ब्रांड्स हु आर वर्किंग टुवर्ड्स द डिजिटल प्लेटफॉर्म।
और जितने ज्यादा ब्रांड्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आएंगे उतने ही ज्यादा कस्टमर्स जो हैं धीरे धीरे करके जो है डिजिटल की तरफ जाएंगे। तो जैसा कि मेरी काफी एंटरप्रेन्योर से बात हुई है, उन्हें लगता है कि जितने भी कस्टमर्स हैं उन्हें अच्छा लगता है सामान उठा के देखने में, बट फैशन इंडस्ट्री में और अलग अलग इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में हमने देखा है कि कैसे ऑनलाइन जो है एक बूम हुआ है। वन ऑफ द मेन रीजंस इज कि मैक्सिमम ब्रांड्स जो हैं वो ऑनलाइन आ चुके हैं। तो हमारी भी इंडस्ट्री में जैसे जैसे जो है बड़े बड़े ब्रांड्स इसके अंदर आएंगे, धीरे धीरे करके जो है एज अ बिग चंक of the total sale of the kitchenware industry in online will again gradually increase. These are some of the other brands जो कि ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन फोकस करके उन्होंने बड़ी बड़ी टर्नओवर्स जो हैं वो अचीव कर ली हैं। Thank you so much for being with me. This was my PPT. If anyone has any questions, आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई थिंक टेक सपोर्ट यहाँ से आगे आप मीटिंग को ले जा सकते हैं। if anyone is unable to say anything, आप अगर कमेंट सेक्शन में भी अपने क्वेश्चंस लिखेंगे तो मैं उसके थ्रू जो है आपको आंसर दे पाऊंगा, आपके क्वेश्चंस को समझ पाऊंगा। मैं मोबाइल नंबर अपना कमेंट सेक्शन में डाल देता हूं और ये पीपीटी को भी होस्ट के थ्रू मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको शेयर कर दूं। ठीक है समर्थ। दिस वाज माय फर्स्ट टाइम ऑन अ सेमिनार, सो अगर आपको मैं थोड़ा सा बोरिंग लगा, आई एम वेरी अपोलोजेटिक अबाउट इट। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू बी मोर एंटरटेनिंग। बहुत अच्छा डिटेलिंग बताया डिजिटल प्लेटफॉर्म का आपने, और बहुत अच्छा बताया, पूरा प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया रहा आपका। थैंक यू सो मच जी। और हमारे साथ में हमारे सुशील है, वो भी हमारा जो देखता है प्लेटफॉर्म, हमारा स्टील क्राफ्ट ब्रांड है ना। हाँ जी बिल्कुल। वो आपसे बात करेंगे एक बार, मैं बोलूंगा। यस फॉर श्योर, किसी को भी मेरी मदद चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर। मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा ब्रांड जो हैं ऑनलाइन की तरफ काम करें। बिल्कुल बिल्कुल। ये मिस्टर हर्षद जी हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं, हम इनको कैसे ला पाएंगे ऑनलाइन? टेक सपोर्ट क्या हमारी मदद कर सकता है? कोई है ही नहीं मेरे हिसाब से। अशोक जी हैं? Yeah, I've been unmuted. Can you hear me? Yes. Yeah, you were too good. I loved your speech. Thank you so much ji, thank you. And I am from Mahek Houseware. अच्छा जी। अच्छा, और जो ट्रेडिशनल है मेरे जैसे मेरी उम्र से, उसे you were far better than anybody else. अच्छा जी, thank you so much. And now shall I ask you the question? Yes, for sure. Yeah, हमने we have tried, I mean rather Mahek has tried to sell through Flipkart and Amazon. तो हमको जो पेमेंट आता था वो समझो 500 रुपए का चीज है तो अमेजोन वाला 20 रुपया 30 रुपया 7 रुपया ऐसा बेचता था, बाकी का पैसा किधर गया वो समझ में नहीं आया। अच्छा। हाँ जी, तो वी हैव लॉस्ट लॉट ऑफ मनी, पैसा आता ही नहीं। तो जी ये जो है, मैं आपको सबसे अच्छी बात बताता हूँ अमेजोन फ्लिपकार्ट की, कि इनकी पूरी की पूरी टीम बैठी हुई है। तो मैंने भी जब अमेजोन का काम स्टार्ट किया था तो शुरू में जो है मेरे को ये बात नहीं पता थी, बट आपके जैसे ही आप रजिस्टर करते हो इनके पोर्टल पे, तो इनकी टीम से जो है एक बंदा आपके ब्रांड के लिए जिम्मेवार बन जाता है। तो आप मेरे को अलग से अगर अपना नंबर देंगे तो मैं आपको इन लोगों के साथ कनेक्ट करवा दूंगा। इनकी बैकएंड टीम होती है, कस्टमर केयर टीम, जिसके पास आपका पूरा हिसाब है। तो इवन इफ लेट से कि 1 साल हो गया और आपने अमेजोन पे जो है 50 लाख या 30 लाख की सेल कर रखी है और आपको पेमेंट सिर्फ आ रखी है 5 लाख रुपए, और आप अब अपना हिसाब जानना चाहते हो, तो आप किसी भी टाइम इनको फोन कर सकते हो, चाहे वो हिसाब 1 साल पुराना हो, चाहे वो हिसाब 2 साल पुराना हो, आपकी पूरी पेमेंट का हिसाब आपको मिलेगा। जब मैंने अपने पापा को ज्वाइन किया था तो मेरी जो डोमेस्टिक टीम थी उसने ऑलरेडी है ना स्नैपडील हो गया, अमेजोन हो गया, इनके साथ काम कर रखा था, बट सेम यही प्रॉब्लम आई थी, हमारी पेमेंट जो है हमको मिली नहीं थी।
तो जैसे ही मैंने कस्टमर केयर पे कॉल किया और अपने बारे में उनको बताया कि भैया मैं तुम्हारी वेबसाइट पे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, उन्होंने मेरी पूरी हिस्ट्री निकाली और विद इन 1 मंथ उन्होंने मेरा सारा का सारा हिसाब जो है वो क्लियर कर दिया। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि जो हमारे अमेज़न पे हमारा जो पार्टनर है, मैं उनका नंबर इसमें शेयर कर दूंगा, आप उनको कॉल कर सकते हैं और वो आपका पूरा का पूरा हिसाब जो है वो क्लियर करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो। शायद वो ऑफलाइन चले गए हैं। किसी और के कोई सवाल? मिस्टर राजीव। आई वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन। यस जी, हाँ जी, बताइए। अच्छा, मुझे ये जानना है, जस्ट टू नो दिस, कि मुझे कोई चीज की रियलाइजेशन 100 रुपीज मिलनी चाहिए। हाँ जी। एक प्रोडक्ट की मुझे रियलाइजेशन 100 रुपीज मिलनी चाहिए और उसका मेरा फॉर एग्जांपल एमआरपी है 300 रुपीज, तो हाँ जी। ये ऑनलाइन सेलिंग में उसका क्या है? एमआरपी आई मीन सेलिंग प्राइस होना चाहिए जो सो दैट इट वुड कवर ऑल द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी एंड रिटर्न एंड एवरीथिंग। हाँ जी। हैव यू अंडरस्टूड मी? नहीं, आप एक बार दोबारा रिपीट करेंगे? आपकी एमआरपी है 300 रुपीज और मेरा रियलाइजेशन फॉर एग्जांपल इट इज 100 रुपीज, जो मुझे 100 मिलना रुपीज। चाहिए। ठीक है। मिलना चाहिए, बराबर है। तो ऑनलाइन पे मुझे क्या प्राइस रखनी चाहिए सो दैट इट विल कवर द डिलीवरी कॉस्ट एज वेल एज द रिटर्न कॉस्ट इफ एनी? मैं अगर आप ऑनलाइन में एक फॉर्मूला चाहते हैं मेरे से, तो मैं आपको जी अपना फॉर्मूला शेयर कर देता हूँ। तो मेरे को कोई भी प्रोडक्ट जो कि घर पे पैकेजिंग समेत कॉस्ट करता है, दैट दिस इज विदाउट माय लॉजिस्टिक, विदाउट माय पैकिंग कॉस्ट, विदाउट माय ओवरहेड्स, विदाउट एनी कमीशन, सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस पैकेजिंग जो भी अमाउंट निकलती है, मैं हमेशा इसका जो है 4.5 टाइम्स इंटू 5 टाइम्स करके एमआरपी बनाता हूँ। तो ये आपकी एमआरपी बन जाती है। अब आपको इस प्रोडक्ट को कितने में बेचना चाहिए, आप ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर 20 to 30% डिस्काउंट दे सकते हैं। अगर आप इसी बैंडविड्थ के अंदर अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे तो आपके सारे खर्चे निकल जाएंगे, प्लस आपको 7 to 8% की प्रॉफिटेबिलिटी भी आ जाएगी। अब अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप अपनी जो डिस्काउंट की स्ट्रेटेजी है, जो ये 25 से 30% डिस्काउंट की स्ट्रेटेजी है, आप इसको थोड़ा सा कम कर लें, 10 से 15% कर लें, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएगी। फिर ऑनलाइन में मैटर ये भी करता है कि आपका प्रोडक्ट कितना बड़ा है या कितना भारी है, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो उसके अंदर इनकर होती है। तो कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जैसे जिनकी है ना छोटी आइटम होती है और रेट बहुत ज्यादा होता है, जैसे ज्वेलरी हो गई, जैसे कि ये एफएमसीजी आइटम होगी, शैम्पू हो गया, ये सारी चीजें हो गई। अब अपनी इंडस्ट्री में तो क्या, अपनी आइटम बड़ी भी है और अपनी आइटम भारी भी है और अपनी आइटम सस्ती भी है। तो लॉजिस्टिक जो है वो थोड़ा सा एक चैलेंज बन जाता है। तो इसको मिटिगेट करने के लिए आपको हमेशा कोशिश ये करनी है कि जब भी बंदा ऑनलाइन ऑर्डर लगाए, कोशिश करो कि जो उसका ऑर्डर की कीमत है वो ज्यादा से ज्यादा बने। अब जैसे हमसे जब भी कोई डिनर सेट खरीदता है, अब उसके साथ वो कोई भी आइटम ले ले, हमारा लॉजिस्टिक इजिली जो है हैसल फ्री कॉस्टिंग में आ जाता है। बट अगर वो सिर्फ लेट से जो है वो एक फ्राई पैन लेता है, तो लॉजिस्टिक की कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। तो ये मतलब मिक्स एंड मैच है। ओके। हाँ, नहीं, हमारा तो ऑनलाइन। हाँ जी। चम्मच बनाते हैं अभी। हाँ जी। आदमी एक ही दाल निकालने का चम्मच जो लेडल बोलते हैं वो एक ही लेगा। हाँ जी, बट वो आप समझो ना, वो शुरू में एक ही लेगा। अब जैसे ही उसको वो पसंद आ गई, हमारे साथ भी ये हुआ था। शुरू में क्या हुआ कि हमसे जो है, मेरी एक आइटम थी स्पोर्क, जिसमें कि चम्मच और कांटा जो है इकट्ठे ही है स्पून के अंदर, वो मेरी हीरो आइटम बन गई। अब बंदा आए वेबसाइट पे और सिर्फ जो है वो 199 रुपीज में 6 चम्मच ले जाए, और मेरा उसके अंदर कंप्लीट लॉस हुए। बट 1 महीने बाद मैंने ये देखा कि वही ग्राहक आके अब डिनर सेट भी खरीद रहा है, वही ग्राहक आके अब कुकवेयर भी खरीद रहा है। तो मैंने क्या किया, वो चम्मच मैंने फ्री में बांटना शुरू कर दी। जो भी बंदा आता 2000 रुपए से ऊपर का ऑर्डर लगाता, मैं उसे फ्री चम्मच दे देता, ताकि उसको जो है मेरे ब्रांड के साथ एक कनेक्शन बन जाए, उसे मेरी क्वालिटी का एहसास हो जाए, और वो जो है नेक्स्ट टाइम जब भी ऑर्डर लगाना चाहे तो उसे कॉन्फिडेंस आए। हाँ, तो आप कभी भी इस बारे में ना सोचें कि यार ग्राहक आएगा वो एक एक पीस लेगा। शुरुआत में हर कोई एक एक पीस ही लेगा, क्योंकि उसको मन में ये डर लगता है ऑनलाइन
कि यार मेरे को पत्थर तो नहीं मिल जाएगा, मैंने चम्मच मंगवाई है, मेरे को कोई बदले में पत्थर तो नहीं दे देगा, या मुझे कोई खराब चीज तो नहीं दे देगा, या जंग लगा हुआ माल तो नहीं दे देगा। क्योंकि ऑनलाइन में कुछ गलत लोगों ने जो है ये ऐसे काम भी कर रखे हैं। तो ऑनलाइन में लोगों का डर दूर करने के लिए आपको ये भी करना पड़ेगा, प्लस आपको हैसल फ्री रिटर्न का ऑप्शन उसे हमेशा देना पड़ेगा कि भाई पसंद नहीं आए तो हम वापसी लेने के लिए हमेशा तैयार हैं। Yeah, thank you so much. And I would like to have recording of your speech so that I can show this to my sales skill. अरे अरे थैंक यू जी, वो आप होस्ट से लेना जी। हाँ जी, किसी और के कोई सवाल जो कि करना चाहेगा? समर्थ भाई, अभी टाइम मेरे हिसाब से उनका स्टेनलेस बाजार वाला बता रहे लेट भी हो रहा है, तो और हाँ किसी आंसर है कोई? अच्छा, तो समर्थ भाई आप अपने नंबर शेयर कर दो ताकि किसी को आपसे हाँ बात जी, मैंने चैट्स में जो है अपना नंबर डाल दिया है। ये मिस्टर राजीव, अगर जो होस्ट हैं, अगर मिस्टर राजीव को उनका अनम्यूट कर देंगे तो वो कुछ पूछ लेंगे, नहीं तो मैं एक बार अपना नंबर तो डाल ही देता हूँ। हेलो, कैन आई बी हर्ड? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। समझ, मेरे को कुछ पूछना नहीं है। आपने जो प्रेजेंटेशन किया बहुत बहुत अच्छा था, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी कैप्टिवेटिंग, यू हेल्ड द इंटरेस्ट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड यार। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। काम करिए, पवन जी को बोलिए सोशल वर्क में जाएं, आप पूरा काम संभालिए उनका। कोशिश जी यही है मेरी, कोशिश यही है। बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया, और प्रेजेंटेशन और इसकी रिकॉर्डिंग जरूर मेरा रिक्वेस्ट रहेगा होस्ट से, जरूर शेयर करें सबके साथ। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये YouTube चैनल पे शेयर होती है स्टेनलेस बाजार के, ठीक है। तो अभी अपन इस मीटिंग को क्लोज करेंगे। तो सबको थैंक यू, पैनलिस्ट को भी, क्योंकि आज मेरे को जितेंद्र जी ने दिया मौका कि आप इसको क्लोज करें। तो सबका धन्यवाद, समर्थ जी का, हरमिंदर सिंह जी का, हितेन बलारिया जी का, जिन्होंने अपना अनुभव और अपने सब डॉक्यूमेंट्स शेयर किए। और आगे भी आप सबसे ऐसे ही एक दूसरे से सहयोग करते रहें और प्लेटफॉर्म पे आते रहें। और थैंक यू वेरी मच ऑल पैनलिस्ट एंड ऑल वेबिनार अटेंडिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।